अस्सलाम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता हो उतना काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर दें। तो हमेशा याद रखें काइंडनेस के साथ पेश आएँ। तो जी बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का जल्दी से आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर में मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। तो जी अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 33 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 26 डिग्रीज। अगर बात करें बारिश के अमकानात के तो आज बारिश के अमकानात कुछ ज़्यादा हैं, यानी कि 30% चांसेस है कि आज के दिन में बारिश देखने को मिलेगी और साथ ही साथ हवा 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। और आज सुबह जब मैं ड्राइव करते हुए आ रही थी तो मैं रास्ते में देख भी रही थी कि बादल जो थे आसमान पे छाए हुए थे, जिसका मतलब है कि दिन के थ्रू आउट या तो मौसम अच्छा रहेगा या तो बारिश देखने को मिलेगी। ईदर वे अच्छा ही होगा। जहां तक ऑफ कोर्स बात है कि सड़कों की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है तो उम्मीद करेंगे कि इस दफ़ा हम सिर्फ बारिश को एंजॉय कर सकें और मसाइल जो हैं वो हमें ना देखने को मिले। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और शहरी अब भी इस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं कि काली घनघोर घटाएं अपनी आगोश में मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी शहरी फैसलाबाद को लें और ठंडी हवाओं का राज यहाँ पे हो, जिसकी वजह से शहरियों के चेहरों पे मुस्कुराहटें तो आती ही आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ घरों पे मुनफरिद पकवान का अहतमाम भी किया जाता है। जैसे फातिमा भी अक्सर हमें बता रही होती हैं कि पकौड़े और कॉफ़ी या चाय के साथ उसे भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत करें, बल्कि उसकी 30 सेकंड की वीडियो बनाएं। अब वो टैलेंट कौन कौन सा हो सकता है? आपके अंदर एक्टिंग, सिंगिंग, स्केचिंग या फिर इसके साथ साथ होस्टिंग समेत बहुत सारे टैलेंट हैं। उनमें से कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी खुशियों के अंदर भी जनाब हम शामिल होंगे, आपको कहीं अधूरा नहीं छोड़ते। आपके लिए हमारे दिल के अंदर मोहब्बत है और इस मोहब्बत को जाहिर किस तरह से करेंगे कि अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन की यानी 30 सेकंड की केक कटिंग सेरेमनी की आपने वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करनी है उस नंबर पे जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा होगा। आपने जैसे ही वीडियो व्हाट्सएप करनी है हमने ऑनर कर देनी है अपने सिटी एट 10 मॉर्निंग शो से और आपके साथ नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया जाएगा और रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ भी की जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फातिमा आपको पता है आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे है और वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे पे हम इस फिजियोथेरेपी की अहमियत के हवाले से जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ये फील्ड दिन ब दिन अब बहुत फ्लरिश करती जा रही है। बहुत सारे लोग जो कि मसल इंजरी का खास तौर पे शिकार होते हैं या फिर इसके साथ साथ पट्टों का खिंचाव या फिर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि मसल से रिलेटेड होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम रुख करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट का। तो आज इसकी अहमियत और इसके साथ साथ कुछ मसाइल जो कि आम शहरियों को फेस करने पड़ते हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने शो के अंदर बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं जिनको दावत दे रखी है। जी हाँ, मेरी मुराद डॉक्टर किंजा जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उनके साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा लियाकत। तो आप दोनों को बहुत बहुत वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले किंजा की तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। किंजा बताइएगा कि फिजियोथेरेपिस्ट होता क्या है, क्योंकि बाज़ ये मिथ पाई जाती है और सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की मेम्स बनाई जाती हैं कि ये सिर्फ दबाना फिजियोथेरेपी होता है या मसाज करना फिजियोथेरेपी होता है। ये किस तरह से डिफरेंट है और इसकी अहमियत के हवाले से भी बताइए। First of all, thank you for inviting us. And secondly, फिजियोथेरेपी का एक स्पेसिफिक रोल है। जैसे कि कोई भी पेन होती है, किसी को भी बैक पेन हो रही है या कोई भी पेन हो रही है, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे विदाउट यूजिंग एनी ड्रग्स। क्योंकि जब आप ओवर द काउंटर्स ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि कोई हाउसवाइफ है वो कुछ खाना ज़्यादा देर बना रही हैं तो एकदम उनको बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, वो क्या करती हैं 2 पैनाडोल लेती हैं और वो खाना शुरू करती हैं। हम ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं ना, पाकिस्तान में स्पेशली हम ओवर द काउंटर ड्रग्स यूज़ करते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी से हम वही पेन फिजिकल एजेंट्स मोडालिटीज़ के थ्रू और एक्सरसाइजेज के थ्रू उसको बेटर कर सकते हैं और फर्दर प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम दोबारा ये पेन ना क्रिएट ही ना हो। इसके लिए डिफरेंट आप अपनी मसल स्टेबिलिटी भी कॉज कर सकते हैं, मतलब आप मसल स्टेबिलिटी करवाएं, अपनी स्ट्रेंथनिंग करवाएं, कोर स्टेबिलिटी करवाएं। सेकेंडली आप क्या करेंगे, आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें, अपनी असेसमेंट करवाएं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो आपका सर एक्सरसाइज प्लान बनता है ना वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और अगर आप मसाज थेरेपिस्ट की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कर्टन यूनिवर्सिटी से ऑलमोस्ट इसकी स्पेशलाइजेशन होती है। ये हमारी फर्दर स्पेशलाइजेशन है, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक में कर सकते हैं, गायनी में कर सकते हैं और डिफरेंट
या बिल्कुल, वो तो ऑर्थोपेडिक कंडीशन में आ जाएगा। डिस्पल, शाटिका, लो बैक पेन, ये सारी उसमें आती हैं। फिर स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट होते हैं जो स्पेशली हमारे जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ होते हैं कि उनको कोई इंजरी हो रही है तो फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करते हैं और प्रिवेंशन के लिए आपको एक्सरसाइजेस बताते हैं। You meant to say it's a very vast field. एग्जैक्टली, आपकी डिफरेंट स्पेशलिटीज हैं, आप स्पेशलिटीज के अकॉर्डिंग अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर आप उनके साथ वर्क करते हैं। तो स्पेसिफिक आपका एक पेशेंट ग्रुप है। जी, अगर रोल के हवाले से बात करें, अस्मा अगर आप इस बारे में थोड़ा सा बता सकें कि बहुत सारे ऑफ कोर्स जैसे कि आपने भी कहा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई आपको बैक पेन हो जाती है, कोई ना कोई मसाइल जो आपको देखने को मिलते ही हैं, तो क्या रोल प्ले करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट? बेसिकली अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊं कि फिजियोथेरेपी होती क्या है, बिकॉज लोगों में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि फिजियोथेरेपी होती क्या है। तो एक कॉमन वर्ड में, एक आम लैंग्वेज में अगर मैं फिजियोथेरेपी का बताऊं तो फिजियोथेरेपी एक इमर्जेंट फील्ड है जिसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो आपकी बॉडी मैकेनिक्स को देखते हुए, आपके बॉडी पोस्चर को देखते हुए आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करते हैं और आपकी जो है वो डेली एक्टिविटी की जो लिविंग एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर करते हैं और आपकी जो है वो पेन मैनेजमेंट करते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। सो अगर इनके रोल की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट का जो है वो डिफरेंट जो है वो मेडिकल फील्ड जो डिपार्टमेंट्स है ना उनमें बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थोपेडिक में, जिसमें मेरी भी स्पेशलाइजेशन है ऑर्थोपेडिक में, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ऑर्थोपेडिक में लाइक जिस तरह हमारे पास जो मसल्स और जॉइंट्स होते हैं ना वो एक यूनिट बनाते हैं मिलके। तो लाइक जो अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ तो पट्टे और जो हमारे जोड़ हैं वो मिलके एक यूनिट बनाते हैं। लाइक अगर मैं एक कॉमन एग्जांपल ले लूँ जो कि बहुत हमारी कम्युनिटी में कॉमन है, बैक एक के कमर दर्द, वो अगर स्टूडेंट लाइफ है उसमें भी, अगर कोई आम प्रोफेशनल बंदा है या वो भी उसमें भी बैक एक बहुत होगी कि लॉन्ग सिटिंग की वजह से। तो अगर हम इसकी मेन जो है वो रिस्क फैक्टर की तरफ चले जाएं या कॉज चले जाएं कि आखिर इसके बिहाइंड कॉज क्या है, बिकॉज हम इसका ट्रीटमेंट तभी कर सकते हैं कि अगर हम उस कॉज को ट्रीट कर लें। तो जो मेन कॉज होती है वो आपकी पोस्चरल मेल अलाइनमेंट होती है कि लाइक अगर कोई भी है, कोई प्रोफेशनल है वो सारा दिन सिटिंग पोजीशन में रहता है या स्टूडेंट है वो अपना पोस्चर जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं करते हैं, ऐसे लिखते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी वो जो बेसिकली अब हमारी जो स्पाइन होती है ना उसको अल्लाह ताला ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। हमारी सबसे पहले ये होती है गर्दन के मोहरे होते हैं जिसको हम मेडिकल टर्म में सर्वाइकल कह देते हैं कि ये हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं। आफ्टर दैट हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्राज होते हैं जो हमारे पास अपर बैक के वर्टिब्राज होते हैं और आफ्टर दैट जो है वो हमारे पास लंबर वर्टिब्राज हो जाते हैं जो हमारे पास लोअर बैक का एरिया आ जाता है और आफ्टर दैट जो है वो सेक्रम और कॉक्सिक का रीजन आ जाता है। सो बेसिकली ये इस तरह है कि आज जो स्पाइन है वो प्रॉपर ऐसे एस शेप में एक अलाइनमेंट में पड़ी हुई होती है। तो जब बॉडी पोस्चर चेंज होता है तो वो स्पाइन की अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब वो अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है तो तब भी वो जो है वो हमें बैक एक कॉज करती है। सो हमें उसके मेन कॉज को पहले पकड़ना होता है कि हम उसको ट्रीट करें। उसके लिए जो है वो डिफरेंट हम जो है वो स्ट्रेचिंग टेक्निक, डिफरेंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं वो यूज़ करते हैं और डिफरेंट मोडेलिटीज़ भी यूज़ करते हैं। अगर फर्दर ऑर्थोपेडिक के अलावा देखें तो न्यूरोमस्कुलर एक फील्ड है, उसमें भी बहुत रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। जी बिल्कुल। उसमें अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रोक है जिसको हम आम अल्फाज में फालिज के पेशेंट कह देते हैं उसमें बहुत लकवा, उसमें जी लकवा, बेल्स पाल्सी जिसे बोल देते हैं, बेल्स पाल्सी, लकवा और सीवीए के स्ट्रोक के पेशेंट जो जैसे कि मैंने बताया फालिज के, उनमें जो है वो बहुत मेजर रोल आ जाता है आपका न्यूरो की स्पेशलाइजेशन में। आफ्टर डैट अगर हम इसको और भी वैरायटी में चले जाएं तो पीडियाट्रिक में स्पेशलाइजेशन होती है जिसमें जो है वो सीपी चाइल्ड होते हैं सीपी चाइल्ड बेसिकली होती है सेरिब्रल पाल्सी और आम अल्फाज में कि जो पैदाइशी बच्चे हैं जिनके हाथ या पाँव मुड़े हुए होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है पीडियाट्रिक्स में। और अगर फर्दर देखें तो इवन अब तो इतनी वैरायटी आ चुकी है कि गायनाकोलॉजिकल में भी जो है वो फिजिकल थेरेपी यूज हो रही है। उसमें देखें उसमें मेजर रोल हमारा। वैसे मेरी करेक्शन कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बच्चे की पोजीशन रॉन्ग थी, फिजियोथेरेपी से ने उसकी पोजीशन को ठीक किया ताकि नॉर्मल रिव्यू हो सके। ये पॉसिबिलिटी मौजूद है? जी यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है बस ये है कि आपने अपने प्रॉपर जो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट है ना उससे आपने प्रॉपर पेशेंट की या जो भी आपकी प्रेग्नेंट लेडी है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग आपके पास हो, बिकॉज उस कंडीशन में जो है वो बैकएक भी बहुत कॉमन होती है और कुछ कंडीशन में आपकी जो फीटस की पोजीशन है जैसा कि आपने बताया
उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर ब्रीच पोजीशन होती है फीटस की, तो उसको कुछ एक्सरसाइजेस जो प्लान होते हैं उसके थ्रू ब्रीच पोजीशन को नॉर्मल पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये एक्ट्रेसेस जितनी भी हैं इस बिल्कुल। चीज को बहुत यूज करती हैं और हर कोई ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट हर वक्त उनके साथ मौजूद होता है। बिल्कुल। और ये एथलेटिक्स में कितना अहम किरदार अदा करती है? एथलेटिक्स में भी बिल्कुल जी, ये हमारे पास जो स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी है उसमें भी उसमें ये एथलेटिक्स की ट्रेनिंग के लिए जो है वो स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट वर्क कर रहे हैं। और अगर जितनी भी टीम हमारी जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलने के लिए, उनमें जो है वो एक वेल क्वालिफाइड और जो फिजिकल थेरेपिस्ट उनके साथ होता है, जो उन्हें एजुकेट भी करता है। और इसके अलावा अगर देखें ना हम, तो हमारे पास लाइक जिस तरह हमारे पास हॉकी के प्लेयर्स हैं, ठीक है, हमारे पास बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स हैं। अब इनमें जब इंजरी आती है ना, तो इनकी जो ट्रीटमेंट प्लान्स होता है ना वो डिफरेंट होता है। लाइक अगर देखें, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बास्केटबॉल का प्लेयर है, ठीक है, उसकी अपर लिम्ब भी यूज हो रही है, यानी कि उसकी अपर एक्सट्रीमिटी भी यूज हो रही है और उसकी लोअर भी यूज हो रही है। अगर उसे कोई इंजरी आएगी तो उसका जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो दोनों एक्सट्रीमिटीज पे वर्क करेगा। और इसी तरह अगर एक हॉकी का प्लेयर है, ठीक है, उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि उसकी जो टांगे हैं वो ज्यादा यूज हो रही हैं, किक जो है उस पर ज्यादा वर्क किया जाता है, तो उसका जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो उसकी ट्रेनिंग करेगा, उसकी स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाएगा। सो ये आपका जो है वो स्पोर्ट्स में भी बहुत इसका मेजर रोल है फिजिकल थेरेपी का। और आपकी जो डिफरेंट गेम्स हैं उससे रिलेटेड आपके जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं वो आपको गाइड करते हैं और आपकी ट्रेनिंग करते हैं। स्पेशली जैसे आपने भी मेंशन किया कि बैक पेन हो गई या डिफरेंट तरह की जो पेन्स होती हैं, यानी कि फिजियोथेरेपी नॉन इन्वेसिवली आप उसको ट्रीट कर सकते हैं घर पर रहते हुए, या ऑफ कोर्स घर पर रहते हुए आई माइट करेक्ट माई सेल्फ कि आपको जाना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास और वो आपकी मदद कर सकते हैं कि किस तरह से अपने प्लान को लेकर चल रहे हैं, बट बगैर थेरेपी जो एक्सपर्ट है उसके बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। तो नॉन इन्वेसिवली किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली समटाइम्स हम खुद के डॉक्टर बन जाते हैं और हम अपना अच्छा सा एक्सरसाइज प्लान बनाते हैं और हम उसे फॉलो कर लेते हैं। पेन एक वार्निंग साइन है। जब भी कोई पीछे कॉज होगा, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी ना, उसको वो शो करता है पेन करके। मतलब अगर हमें अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी एक मैकेनिक्स बनाई हुई है कि आपको अगर कोई पीछे पैथोलॉजी चल रही है, कोई पीछे प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके सिम्टम में आपको पेन होगी। पेन आपको वार्निंग साइन देता है कि यहाँ कुछ रॉन्ग है, आप इसे ठीक करें। पर हम उसे ठीक करने के बजाय पेन किलर लेते हैं और अपनी पेन की सेंसेशन को ब्लॉक कर देते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम उसे स्पेशल असेसमेंट करवाएं, अपना रूट कॉज फाइंड आउट करवाएं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक्सरसाइज प्लान डिजाइन करते हैं। स्पेशली जो बैक पेन है वो आपकी तब होती है जब आपके बैक के जो मसल्स हैं वो इनस्टेबल होते हैं, वीक होते हैं, वो आपका लोड नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। समटाइम्स ये ज़्यादातर उनमें होती है जो पर लॉन्ग सिटिंग पोस्चर में रहते हैं, पर लॉन्ग स्टैंडिंग में, लाइक बैंकर्स में हो जाती है, डॉक्टर्स में खुद भी होती है जो पर लॉन्ग सिटिंग करते हैं उनमें। लेकिन बायोमैकेनिक्स मैटर करती है। समटाइम फीमेल्स में इसलिए होता है कि वो हील्स पहनते हैं, हील्स पहनने की वजह से अपनी सारी बायोमैकेनिक्स उल्टी फुल्टी कर देते हैं और उसकी वजह से फिर बैक पेन उनको हो जाती है। डिफरेंट कॉजेज आते हैं, आपको कॉज फाइंड मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी प्रॉब्लम की कॉज क्या है। देखिए ना, आपको अगर बैक पेन हो रही है उसकी कॉज बहुत डिफरेंट होगी, अगर आपको हो रही होगी तो उसकी बहुत डिफरेंट कॉज होगी ना। तो दोनों का जो एक्सरसाइज प्लान होगा वो भी डिफरेंट होगा, आपका जो ट्रीटमेंट प्लान होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो वो आपकी जब असेसमेंट करेंगे उसमें प्रॉपर डायग्नोसिस बनेगा। उसके बाद आपने हील्स की बात की, तो मैं चाहूंगी अगर हील्स के हवाले से आप थोड़ा सा बताएं कि अगर आप हील्स पहनते हैं और आपको बैक पेन या आपको डिफरेंट तरह की हाँ जी, तो उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है यूजुअली? हील पेन मोस्टली जो सी होती है ना वो आपकी बैक ऑफ द जो आपकी पाम है उसमें होती है, ठीक है, और वो पीछे लोअर लेग की तरफ जाती है, जिसे हम प्लांटर fasciitis कहते हैं। ये एक स्पेशल मतलब एक सिंड्रोम आ जाता है जो हील वेयरिंग के अंदर आता है, हील पेन आती है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा एक बहुत अच्छा है कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए आप क्या करेंगी कि आप मेडिकेटेड शूज वेयर कर सकते हैं, ठीक है, या अपना जो आप हील्स पहन रहे हैं उसका जो टाइम उसे डिवाइड कर दें। मतलब आपने किसी इवेंट पे पहन लिया, उसके बाद जो बाकी थ्रू आउट द डे है वो आप अपने कुछ और मेडिकेटेड शूज या स्नीकर्स कुछ ऐसे पहने, वेयर करें, मतलब अपना टाइम डिवाइड कर दें। ये प्रिवेंशन में आपका आ जाएगा ताकि आपकी पेन एक्सरबेट ना करे। फिर उसके बाद आप इसके लिए एक सिंपल छोटा सा ट्रिक आपको बताती हूँ। अपने एक वाटर बॉटल लेनी है, उसमें पानी डालना है, उसे फ्रीज कर लेना है। उसके बाद आपने सुबह उठना है, जब आप उठते हैं उसे अपने पाँव के नीचे रोल करना है, ठीक है। आइसिंग क्या करेगी, आपकी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर देगी और आपकी पेन रिड्यूस हो जाएगी। तो आपने बस कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी भी, वो करेंगे उससे आपकी पेन रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अच्छा, जैसे आपने अपने पाँव को रोल करने का बताया, बैक पेन में भी तो रोलर्स होते हैं ना, हाँ, जिसपे कहा जाता है यहाँ तो कोई वजन डाल के उसे रोल करता है, या आप
कमर के वजन के साथ उसे रोल करते हैं, उससे भी इन्फ्लेमेशन जो है वो दूर होती है। वो आता है आपका मायोफेशियल रिलीज में कि आप मसल को रिलीज करते हैं, मसल को रिलैक्स करते हैं। जो पाँव में आपका आता है ना, इसमें एक फैशिया होता है, लाइक मसल से पहले एक रैपिंग आती है, हम उसकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं थ्रू आइसिंग। आपको पता है ना, फर्स्ट एड केयर में आप या आइसिंग करते हैं या आप हॉट पैक लगाते हैं। द हॉट पैक इज लाइक आप या उस जगह को, इवन आप जब हम कोई बच्चा गिर जाता है, हम फौरन उस टाइम मम्मियाँ क्या करती हैं, गर्म पानी में पाँव डिप करवा देती हैं, हाथ डिप करवा देती हैं। तो ये रोल आता है आपके इन्फ्लेमेशन को, आपकी जो स्वेलिंग है, जो आपकी रूट कॉज है, उसे रिड्यूस करता है। अच्छा किंजा, एक और चीज मुझे बताएं, ये जो कहा जाता है कि प्रेशर पॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, ये प्रेशर पॉइंट होते क्या हैं? हर बंदे में मुख्तलिफ होते हैं या सबका प्रेशर पॉइंट सेम होता है? और ये प्रेशर पॉइंट बनता किस तरह से? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक तो हमारे नॉर्मली जैसे आपको पता है कि हमारा वेट बेरिंग अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारा लंबर रीजन है, लो बैक है ना, वहाँ पे हमारी बॉडी का पूरा वेट लाई करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मतलब आप जब वॉक करते हैं सारा वेट वहाँ लाई कर रहा है आपकी लंबर रीजन में, आपकी लो बैक में, इसलिए पेन भी वहाँ पे आती है। फिर आपके ऐसे आता है कि जो मसल्स हैं, जैसे आप ओवर एक्टिविटी कर रहे हैं, आप स्लाउच पोस्चर के, स्लाउच पोस्चर इज लाइक आप राउंड शोल्डर्स करके बैठ के काम करें। हाँ, ये ऑफिस वालों का बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स भी, बैंकर्स भी। तो फिर उनके जो अपर मसल्स है ना, ये अपर बैक के मसल्स हैं, इनके अंदर कुछ नॉट्स बन जाती हैं। एक्चुअली फिर मैं वही बात कहूँगी कि अल्लाह ताला ने बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है कि वो जब भी कोई पैथोलॉजी आ रही थी, वो बताते हैं यहाँ कोई मसला आ रहा है, आप इसे ठीक करें। पर हम उसे लाइक पोस्चर आप अपना खराब करते हैं ना, तो आपकी मसल नॉट्स बन जाती हैं, टेंडर पॉइंट्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर, वो हर मसल्स में बन सकते हैं। वो जो से मसल्स आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओवर एक्टिविटी करेंगे, उन स्पेसिफिक टारगेटेड मसल्स में बनेंगे। ठीक है, फिर आपको उनको सॉर्ट आउट करवाना है। तो आप सॉर्ट आउट कैसे उन्हें करवा सकते हैं कि आप अपना पोस्चर चेंज करें, आप उन्हें थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लें और वो रिलीज करवाएं अपने जो प्रेशर पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेकिन आप आपकी जो बायोमैकेनिक्स है, आपका जो पोस्चर है, ये एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपकी सारी चीज़ों में। अगर आप अपना पोस्चर अभी आप अभी यंग एडल्ट्स हैं, हम भी, तो हम अगर कोई एक्टिविटी करें ना रॉन्ग पोस्चर में, हमें भी इफेक्ट नहीं करेगी। हमें भी पेन होगी फॉर द इंस्टेंट, हम उसे कहेंगे नहीं दैट्स फाइन, वी आर लाइक ओके, वी कैन डू आवर रूटीन टास्क। लेकिन विद टाइम जैसे आप अपनी 30s 40s में जाएंगे ना, तो यही पेन, उस स्पेसिफिक मसल या उस स्पेसिफिक रीजन की पेन ही आपकी एग्जिबिट होगी विद टाइम, क्योंकि आपकी जो बोन स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, तो तब आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं सारी कंडीशन। अच्छा, और ये जो पेन किलर्स के हवाले से आप बात कर रही थी कि हम यही रिवाज है कि बस जो आपको मिल जाए ओवर द काउंटर आप ले लें, कितना खतरनाक है ओवर द काउंटर मेडिकेशन, स्पेशली पेन किलर्स का इस्तेमाल करना? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक जो है वो पॉइंट पकड़ा है। उसमें ये है हमारे पास कि जिस तरह हमारे पास डिफरेंट आर्थराइटिस की मैं अगर एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन कर दूं सबको, आर्थराइटिस है फॉर एग्जांपल, उसमें पेशेंट जो है वो लाइक हमारे पास आते हैं, जब उस कंडीशन में आते हैं कि डॉक्टर साहब बस अब तो मेरा लाइक अगर नी आर्थराइटिस की बात करूं तो डॉक्टर साहब बस अब जो है वो मेरा घुटना बहुत दर्द कर रहा है और ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है और सोजिश नहीं जाती है इसकी, और ये कंडीशंस है। उसमें ये है कि अगर मेडिकेशंस का ये है कि जो लोग जिनको आर्थराइटिस वगैरह होना, वो पहले ये करते हैं कि मेडिकेशन स्टीरॉइड्स ले लेकर अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं और उसके बाद वो फिजिकल थेरेपिस्ट का रुख करते हैं कि अब हम क्या करें भाई डॉक्टर साहब, अब तो ये हो गया। स्टीरॉइड्स बेसिकली क्या कहते हैं, स्टीरॉइड्स जो हैं वो आपका शॉर्ट टर्म प्लान है, लाइक वो आपको फिल फोर जो है वो ट्रीटमेंट आराम रिलीफ देते हैं आपको। मेडिकेशंस भी यही हैं, लेकिन जो फिजिकल थेरेपी है वो ये है कि आपको फिल फोर तो नहीं, बट वो आपको जो है वो लॉन्ग टर्म यूज के साथ, लेकिन वो आपको इंडिपेंडेंट कर देते हैं और आपकी जो है वो पेन रिलीफ करते हैं, जो कि आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज के साथ साथ आपकी जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करते हैं। तो स्टेरॉइड्स कितने पेन किलर्स के अंदर, एक तो सबसे पहले स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कितने खतरनाक हैं ये ओवरऑल आपकी ओवर टाइम आपकी हेल्थ के लिए? बिल्कुल, ये जो हमारे स्टीरॉइड्स हैं लाइक कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स वगैरह हैं, ये इवन के आपकी बोन को ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ भी लेकर चले जाते हैं, आपकी बोन को ये पोरस कर देते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस की टर्म आपने सुनी होगी कि बोन जो है वो पोरस हो जाती है, वीक हो जाती है। ये मोस्टली कॉमन है गर्ल्स के अंदर। और स्टेरॉइड्स की अगर बात करें, हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, और खास तौर पे जब बात की जाती है कि ये ड्रग्स जो दी जाती हैं पेन रिलीफ के लिए, पेन किलर, तो एक आर्टिकल में पढ़ा था, उसमें बता रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो किडनी फेलियर के प्रॉब्लम्स हैं वो पेन किलर्स की वजह से। तो मजीद भी गुफ्तगू करेंगे फातिमा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम लोग फिजियोथेरेपी के हवाले से बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो मेन इश्यूज कुछ हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर आजकल एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली हमारे मसल्स के हवाले से, मसल पेन के हवाले से, उनको काउंटर कैसे सकें। और एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। अस्मा, मोबाइल फ़ोन आजकल सब इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट पोस्चर्स जो हैं, स्पेशली बड़े अजीब अजीब किस्म के पोस्चर्स हम इस्तेमाल करते हैं। कभी बेड पर लेटे होते हैं, कभी बैठे भी होते हैं, तो हमारी नेक बड़ी अजीब तरह से फोल्ड हुई होती है। कितना खतरनाक है ओवर टाइम, और इसको किस तरह से, क्या करेक्ट पोस्चर्स हैं जो किए जा सकते हैं इस्तेमाल, ताकि अपनी ओवरऑल हेल्थ को बचाया जा सके? जी बिल्कुल। आजकल क्योंकि ड्यू टू कोविड, ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन, वैसे ही लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गया है, बिकॉज लॉकडाउन है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी घरों तक महदूद हो गए हैं। तो घरों में रह के हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत सेडेंट्री हो गया है। और जो अगर यंगस्टर की बात करें तो मोबाइल फ़ोन, जैसे कि आपने बात की कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, कि लाइक अगर हम बहुत देर मोबाइल फ़ोन पकड़ते हैं ना, और तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि भाई अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे थोड़ा सा जो है वो अपने आई लेवल की तरफ लेकर चले जाएं। हम उसको वहीं रखते हैं और अपनी जो है ये जो नेक है उसको बेंड कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल जो है बिल्कुल भी करेक्ट पोस्चर नहीं है। इसके अलावा अगर आमतौर पे ये तो कॉमन है कि भैया अगर हम बेड पे लेट गए हैं और भाई अच्छा सा माहौल है, भाई ठीक है लेटे हुए हैं और हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी नेक के साथ साथ हमारी लोअर बैक को भी इफेक्ट करता है। इसमें करेक्ट पोस्चर यही है कि फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं मोबाइल यूँ यूज़ करती ना रहूँ, ठीक है। अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो ठीक है भाई, मैं इस तरह यूज़ कर लूँ। आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि अगर हम अखबार भी पढ़ते हैं तो उसको हम जो है वो बिल्कुल अपनी आई लेवल के सामने जो है वो करके पढ़ते हैं, ठीक है। और इस तरह जो है वो आपकी इसमें कुछ जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी रिकमेंड की जाती हैं नेक पेन में, कि अगर आपको बहुत नेक पेन है ना, तो वो आपका देखा जाता है कि क्या वो आपके मस्कुलर स्पेज़म की वजह से हैं या फिर वो आपकी मेन कॉज जो है वो उसमें आपका जो है वो पोस्चरल मेल अलाइनमेंट ही आ जाती है, जो कि मेन उसका जो है वो रूट है, जिसकी वजह से जो है वो आपको पेन आपकी नेक से लेकर आपके जो है वो बैक तक जो है वो रेडिएट भी कर जाती है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास नेक में ये है कि हम डिफरेंट जो है वो आइसोमेट्रिक्स रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, जिसमें हमारे पास जो है वो रजिस्टेड जो है वो एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो है वो रेंजेस आ जाती हैं, रेंज ऑफ मोशन हम लोग रिकमेंड करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इलेक्ट्रोथेरेपी की भी बात करें तो उसमें हमारे पास एक मॉडलिटी है टेंस, जिसे हम यूज़ करते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है एज सच, बल्कि उसका बेनिफिट है कि वो आपकी पेन मैनेजमेंट जो है वो करता है। और साथ ही साथ जो है वो आप जो है वो मैनुअल थेरेपी में, लाइक ये भी आपकी ऑर्थोपेडिक में भी आ जाती है, बिकॉज इसमें हमारे पास जो हमारे सर्वाइकल के जॉइंट्स होते हैं वो आपके मसल्स के साथ यूनिट बनाते हैं मिलके, तो आपको बेसिकली अपने मसल्स को भी डील करना होता है और आपको अपने जो है वो सर्वाइकल के पोस्चर को भी डील करना होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। किंजा, कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट में क्या फ़र्क है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप फिजियोथेरेपी के बाद भी कायर प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, और ये अलग से भी आप कर सकते हैं। मतलब समटाइम आप इसमें आप ग्रेजुएशन कर लें, आप इसमें डिप्लोमा कर लें, सर्टिफिकेशंस ले लें, आप अगर मतलब कोई भी मेडिकल फील्ड से हैं तब भी आप इसमें जा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट खुद भी नेक्स्ट आगे स्पेशलाइजेशन में इसकी स्टडीज़ करें तो कायरोप्रैक्टर बन सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या आता है कि मोबिलाइजेशन टेक्निक्स आती हैं। आपने सुना होगा जब भी कायरोप्रैक्टर परफॉर्म करता है तो क्लिकिंग साउंड जाती हैं, जॉइंट से बड़ी अच्छी साउंड जाती है और हमें लगता है भाई हम बिल्कुल ठीक हो गए। जैसे ही वो क्लिक करते हैं, क्लिकिंग साउंड आती है, हमें ऐसा लगता है हमारी पोजीशन ठीक हो गई। हाँ, समहाउ होती है, हर चीज़ के बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और थोड़े साइड इफेक्ट्स हर चीज़ के होते हैं। आप ऐसे क्या करते हो, अपनी पोजीशन ठीक कर सकते हैं। जैसे कि फ्रोजन शोल्डर है, उसमें आप कायरोप्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं। लॉक हो जाता है ना आपका जॉइंट, तो आप उस जॉइंट को अनलॉक करने के लिए आप कायरोप्रैक्टर के पास जा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास ग्रेडिंग्स आती है मोबिलाइजेशन की, 5 ग्रेड्स हैं। 4 ग्रेड्स फिजियोथेरेपिस्ट अप्लाई कर सकता है, जो 5th ग्रेड है वो कायरोप्रैक्टर अप्लाई करता है। अच्छा, आज का ट्रस्ट के साथ जो दिन है खास तौर पे जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, उसमें क्या पैगामात हैं जो कि लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं? इस दिन में क्या ऐसा खास अहम क्या बात है जो की जाती है फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से? सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं ये कहूँगी कि अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल को कोई पेन है तो आप ना उसे कंसीडर करें कि कोई चीज़ बनेगी, मतलब इसे किसकी वजह से कोई डिजीज़ हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है पीछे। हम चीज़ को क्रॉनिक कर लेते हैं, क्रॉनिक करने के बाद उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास कम हो जाती हैं।
ठीक है। जैसे कैंसर है, आप जब फर्स्ट स्टेज पे जाते हो तो आपके पास बहुत सारी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं टू ट्रीट दैट कैंसर, लेकिन जैसे वो ग्रेडिंग इंक्रीज हो जाती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं उसे ठीक करने के लिए। इसी तरह हर डिजीज़ में आप अगर अर्ली स्टेज पे डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हो तो उसे हम ठीक करने के लिए मतलब प्रॉपरली उसे क्योर कर लेते हो, लेकिन अगर वो लेट स्टेज पे हो जाता है तो फिर हम उसे क्योर नहीं कर सकते, फिर हम सिर्फ उसे प्रिवेंशन कर सकते हैं कि ये और वर्स ना हो। तो आप उसे, एक तो ये मैं आप पे काम सबसे इंपॉर्टेंट दूंगी कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें रादर देन यू बिकम योर ऑन डॉक्टर, ठीक है। सेकेंडली ये कि जो भी इश्यूज आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस से रेलिवेंट या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो आप अपने सोसाइटी के साथ ना कि किसी को डिफेम करें, ना किसी को आप बहुत मोटिवेट करें। हर इंसान की एक स्पेसिफिक जगह है, अल्लाह ताला ने अगर किसी को कोई हुनर दिया है, कोई अपॉर्चुनिटी दी है, वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। तो आपने ये एक्सेप्ट करना होता है कि उसके पास ये ऑप्शन है, जैसे डाइटिशियंस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं या न्यूरोसर्जन्स हैं। जो न्यूरोसर्जन के पास नॉलेज है वो मेरे पास नहीं हो सकता, ना मैं उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है ना, जो मेरा नॉलेज है वो किसी और के पास नहीं हो सकता। तो ये हमें हर चीज़ को एक सटल वे में लेके जाना होता है, हमें अपग्रेडिंग डिफेमिंग ये नहीं करनी होती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल की सोसाइटी में ये है। और ओवर द काउंटर ड्रग्स से प्रिवेंट करें, एवरीथिंग हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स, तो वो आप अगर पैराडोल भी ले रहे हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप क्या कहेंगे अस्मा इसी हवाले से? जी बिल्कुल, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, सबसे पहले मैं अपने जो मेरे कलीग्स हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मैं सबको फिजिकल थेरेपी डे विश करूंगी। और इसके अलावा ये मैसेज यही है, जैसे किंजा ने बोला है कि एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स ऑन वैल्यू, ठीक है। हर प्रोफेशन की अपनी वैल्यू है। फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनकी अलग वैल्यू है, न्यूट्रिशनिस्ट है उनकी अलग वैल्यू है, सर्जन है उनकी अलग है। कोई भी किसी के साथ compete नहीं कर रहा है। जो किसी का काम है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, जो फिजिकल थेरेपिस्ट का काम है वो कोई और नहीं कर सकता। सो हर एक डोमेन जो है वो उनकी अपनी है। वही बात कि किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए। और अगर मैं अवेयरनेस की बात करूं तो अवेयरनेस में मैं इसे ज़रूर कोविड-19 से रिलेट ज़रूर करना चाहूँगी कि ये जो एक मिथ है कि फिजिकल थेरेपिस्ट आर जस्ट रिलेटेड टू मसाज एंड एटसेट्रा, नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। बिकॉज मसाज जो है वो हमारे पास सिर्फ एक सॉफ्ट टिश्यू की टेक्निक होती है, ठीक है। और अगर हम इतनी देखें कि अब तो इतनी डाइवर्सिटी आ गई है कि जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं दे कैन डील इवन कोविड पेशेंट्स, दे प्ले वेरी मेजर रोल इन कोविड पेशेंट्स। और अगर मैं इनकी आपको ट्रीटमेंट प्लान भी बताऊं तो हमारे पास बेसिकली हम जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं ना उनको 4 जो है वो में डिवाइड कर लेते हैं, 4 पोर्शंस में। कि फर्स्टली वो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास जो कि अभी प्री इन्फेक्टेड हैं। आप हैं, मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इन्फेक्टेड नहीं है, हम लोग प्री इन्फेक्टेड में आ जाते हैं। अब प्री इन्फेक्टेड में फिजिकल थेरेपिस्ट का क्या रोल है? उसमें ये रोल है कि वो आपको स्ट्रेंथन करें, आपके लंग्स को इतना स्ट्रेंथन कर दें कि अगर खुदा ना खास्ता कल को आपको कोई भी कोविड इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो वो इस कैपेबल हो आपके लंग्स कि वो उसको डील कर सकें, उसके साथ लड़ सकें, कोविड वायरस के साथ जो है वो उसके साथ compete कर सकें। आपके लंग्स को इतना सफिशेंट बनाना होता है प्री जो इन्फेक्टेड स्टेज है उसमें। उसके लिए अगर मैं आपको कुछ बताऊं ट्रीटमेंट प्लान्स या कुछ एक्सरसाइजेज जो कि आपके लंग्स को इन्हेंस कर देंगे, आपकी लंग्स की कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर देंगे, तो उसमें आप डेली बेसिस पे लाजमी जो है वो 1000 जो है वो स्टेप्स ज़रूर पूरे करें अपने वॉक के। इसके अलावा जो है वो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में हमारे पास डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, वो लाजमी करें। इसके अलावा जो है वो आप डीप ब्रीदिंग में ये है कि आपको डीप ब्रीदिंग का भी मैं बता देती हूँ। मोस्टली लोगों को डीप ब्रीदिंग का और सिंपल ब्रीदिंग का जो है वो पैटर्न नहीं पता है। डीप ब्रीदिंग में बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने अपने नोज से इनहेल करना होता है और एक्सहेल आपने माउथ से करना होता है। उसमें भी बेसिकली ये होता है कि आप इनहेल आपने माउथ से इनहेल अपने नोज से इनहेल किया है, आपने 2 सेकंड का होल्ड लेना है। मैंने इनहेल किया, मैंने 2 सेकंड का होल्ड दिया, 1 2, ठीक है। और जब मैंने एक्सहेल किया तो एक पाउट बना के मैं एक्सहेल करूंगी 4 सेकंड तक। मैंने इनहेल किया 1 2 और मैंने एक्सहेल किया 1 2 3 4 तक आप काउंट करते हैं। तो ये आपकी डीप ब्रीदिंग होती है कि आप जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इनटेक कर रहे हैं और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल कर रहे हैं। कितनी दफा आप रिपीट कर सकते हैं? जी आप कर सकती हैं, आप 20 रेपिटेशन के साथ आप रिपीट कर सकती हैं, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी।
ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं, जैसा कि जो इन्फेक्टेड नहीं हैं, वो तो ये है कि वो हेल्दी लोग हैं, वो अपनी मैनेजमेंट जो है वो इजीली कर सकते हैं कि वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, अपनी लंग्स की ऑक्सीजन जो है वो कैपेसिटी को इतना इंक्रीज कर ले कि वो कल को जो है वो इन्फेक्शन से बच सकें। अब जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है वो हमारे पास आती है जो इन्फेक्टेड होते हैं बट वो जो है वो आइसोलेट करते हैं खुद को एट होम। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल है, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट भी कि अगर जो है वो समवन कॉल यू कि मुझे जो है वो आई एम फीलिंग सिक और मुझे कोविड के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं बट नॉट एट वेरी सिवियर स्टेज। नोट डाउन द पॉइंट कि माइल्ड अगर आपको सिम्टम्स है ना तो वो आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं। तो आपको जो एक्सरसाइज प्लान मैं बता रही हूँ, लाइक जो मैंने पहले बताए हैं, जो मैं अब बता रही हूँ, वो वेरी करते हैं। आप किसी भी एक जो स्टेज है उसकी एक्सरसाइज प्लान दूसरी में नहीं दे सकते, बल्कि वो आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव करने की बजाय और वर्स कर देंगे। सो जो सेकेंड स्टेज है जिसमें ये है कि कोविड के पेशेंट्स हैं, उन्हें थोड़ा सा जो है वो सिम्टम्स अपीयर हुए हैं, वो खुद को सिक फील कर रहे हैं, उन्हें बॉडी एक हो रही है, बॉडी पेन हो रही है, और लेकिन उनके जो है वो सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम्स हैं। ठीक है। तो उनको आप क्या रिकमेंड कर सकते हैं? उन्हें भी यही कि आप वो पर्स लिप ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें। उसमें हमारे पास ब्रीदिंग की डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं वो आ जाती हैं। इसके अलावा उन्हें ये कि वो जो हैं वो एरोबिक्स बिल्कुल नहीं करें। एरोबिक्स आप जो है वो प्री इन्फेक्टेड स्टेज में कर सकते हैं। अब एरोबिक्स भी जरूरी नहीं है कि पेंडेमिक की सिचुएशन है तो आप बाहर जाए, नो। अगर आपका घर भी है, आप छोटा सा घर है, छोटा सा अपार्टमेंट है, एक घर है, आप वहां पे भी कर सकते हैं। आप रैपिड जो है वो 30 मिनट्स जो है या 15 मिनट्स तक सिट स्टैंड कर लें एक ही पोजीशन में। आप लेटे हुए हैं तो आप साइकिलिंग कर लें पाँव से, यू हैव डन विद योर एनारोबिक्स। ठीक है। तो जरूरी नहीं है। और इसके अलावा हम लोग जैसे वी जस्ट लव म्यूजिक, तो आप जस्ट प्ले द म्यूजिक एंड डांस, तो वो भी आपकी तो ये कनाडियन सिख जो हैं इनकी तरफ से बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं फातिमा, जिसमें वो धमाल डाल रहे होते हैं और साथ साथ एक्सरसाइज भी चल रही होती है, म्यूजिक भी चल रहा होता है। तो एक अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर आप एंजॉय करके एक्सरसाइज को करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिलैक्सेशन कॉज करता है, बॉडी एक्टिविटी भी कॉज करता है। इसके अलावा आपकी माइंड रिलैक्सेशन, आपके जो पूरा स्ट्रेसफुल डे होता है वो सारा खत्म हो जाता है, आपकी एंजाइटी डिप्रेशन रिड्यूस हो जाती है। हाँ, वैसे ऐसी क्लास भी यहाँ पे चलती हो ना, लाजमी लेनी चाहिए क्योंकि इससे आपका डिप्रेशन भी रिलीज होता है, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। तो किंजा क्या कहेंगे आज के दिन ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर जकड़े हैं मसल पेन्स के हवाले से, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक तो सबसे पहले पेंडेमिक सिचुएशन है, हमें सबको बताने की ज़रूरत है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम सब इकट्ठे हैं। कोई स्पेसिफिक आप ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में फ़र्क है या कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वी ऑल आर टुगेदर इन दिस सिचुएशन। तो हमें बस क्या करना है, अपनी डाइट को अच्छा करना है, न्यूट्रिशन हमेशा अच्छी लेनी है। आप न्यूट्रिशन लेंगे तो आप चल फिर सकेंगे, अपनी एक्टिविटी आपने रखनी है और उसके साथ साथ अपनी माइंड रिलैक्सेशन कॉज करनी है। एंजाइटी नहीं लेनी, जो फाइनेंस है या फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मिल जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से डिसाइडेड होता है कि आपको कितना रिस्क मिलना है, तो आपको उसकी एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है। ना ही एंजाइटी लेनी है, डिप्रेशन लेना है, ना ही अपनी ये नहीं कि खाना मिस करा देना है कि मैं वेट लूज कर रही हूँ तो मुझे 2-3 मील्स मिस कर देने हैं, या सम टाइम ऐसे होता है हाउस वाइफ हैं बहुत बर्डनाइज्ड हैं। बिल्कुल, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। किंजा हमारे साथ मौजूद थी। किंजा, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ एक्सरसाइजेस के हवाले से बता रही थी, तो मैं चाहता हूँ वहीं से कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं एक सिंपल एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जो घर में आप लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन होगा जो सारी चीज़ों को कवर कर लेगा। मतलब अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है आपकी लाइफ में स्पेसिफिक, तो आप ये सिंपल एक्सरसाइज प्लान करेंगे तो विद टाइम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करें? जी जी, श्योर। हाँ, आप लेट जाएं प्लीज़। नीचे मैट है, आप भी ट्राई करिएगा कि आप मैट बिछा लें। आपने हार्ड सरफेस के ऊपर एक्सरसाइज नहीं करनी, अदरवाइज फिर आपके डिफरेंट बॉडी सेगमेंट्स पे बायोमैकेनिक्स से डिफरेंस प्रेशर होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स और हो सकते हैं। आपने एंकल से स्टार्ट करनी है, बेटे क्लॉकवाइज मूव करें, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। 5 सर्कल्स ड्रॉ करें। ठीक है, बिल्कुल 5 सर्कल्स आपने ड्रॉ करने हैं राइट साइड के, फिर आपने लेफ्ट साइड के।
5 रेपिटेशन से स्टार्ट करना, वो 5 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इससे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली आपके मसल्स एक्टिविटी में भी आ जाते हैं, वो आप एक्टिवेट भी हो जाते हैं कि इन एक्टिविटी अगर हम करें, कोई एक्टिविटी नहीं करी तो वो एक्टिवेट भी हो जाएंगे। सर्कल्स ड्रॉ करने आपने क्लॉकवाइज 5-5, उसके बाद आपने एंकल पंप्स करना है। बेटा एंकल पंप्स करके दिखाएगा। एंकल को आपने अपनी बॉडी की तरफ लेके जाना है, ठीक है। इसके भी 5 रेपिटेशंस के साथ आप ये परफॉर्म करेंगी। एंकल जॉइंट कवर हो गया, उसके बाद हम नी जॉइंट कवर करेंगे। नी के लिए आप नी टू चेस्ट करेंगे, नी टू चेस्ट, नी को अपनी चेस्ट के साथ लगाना है, ठीक है। सेकेंड लेग है, आप इसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं, आप इसे बेंट भी कर सकते हैं ऑपोजिट लेग को। आपने ये भी 5 रेपिटेशंस के साथ करना है, ठीक है। एंकल से स्टार्ट किया, एंकल के बाद आप नी जॉइंट पे आए, उसके बाद आपने अपनी बैक को फोकस करना है। बैक के लिए आप नी बेंड करेंगे, दोनों नी बेंड करें और बेंड करें बेटे जी। हाथ स्ट्रेट आपने रखने हैं और अपनी बैक को अपवर्ड लेके जाना है, लेके जाएं दिस, ठीक है। ताकि बैक पे स्ट्रेच आए, आप स्ट्रेच आए और मसल स्ट्रेंथेंड अप हो विद टाइम, क्योंकि आप देखिए एंटी ग्रेविटी आप मूव कर रहे हैं तो आपके मसल जब ऑपोजिट मूव कर रहे हैं वो स्ट्रेंथ डिवेलप ये रेपिटेशन में होगा या रेपिटेशन को आप रखेंगे? हाँ, या 5 सेकंड या 2 सेकंड से आपने होल्ड करना है, उसके बाद आपने दोबारा 5 रेप्स करने हैं, ठीक है। ये वो आपको करके दिखा रहे हैं, 3, 4 एंड 5। 2 सेकंड से आप स्टार्ट करेगा क्योंकि बिगनर्स के लिए थोड़ा टफ होगा होल्ड करना, फिर विद टाइम आप उसे थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक की आइसोमेट्रिक्स करके दिखाएंगे बेटे, बैठे, ठीक है। लेग्स फोल्ड करें बिल्कुल और एक्टिव ROMs परफॉर्म करके दिखाएं। पहले फ्लेक्शन, 5 रेपिटेशंस आप इसकी करेंगे। अपनी नेक को आगे, चिन को आपने अपनी चेस्ट के साथ टक करना है, ठीक है। 5 रेप्स आप इसके करेंगे और इसके बाद मिड पोजीशन से स्टार्ट करना है, मिड में ही लेके आना है। आपने डायरेक्ट फ्लेक्शन से बैकवर्ड मूवमेंट में नहीं लेके जाना, मिड में रखना है, मिड से स्टार्ट करना है। ये बैकवर्ड मूवमेंट हो गई, देखिए मिड से स्टार्ट करें। 5 रेप्स इसके होंगे, फिर आप राइट एंड लेफ्ट फ्लेक्शन करके दिखाएंगे बेटे। सेंटर से वो पहले राइट की तरफ जाएंगे, फिर सेंटर से राइट 5 रेप्स इसके कंप्लीट करेंगे, फिर वो लेफ्ट की तरफ आएंगे, करके दिखाएं बेटे, ठीक है। राइट लेफ्ट, ठीक है। इसके 5 रेप्स, इससे आपकी पूरी बॉडी की कवर हो गई हैं। अगर आप इन केस इससे थोड़ी सी इंक्रीज करना चाहते हैं तो विद स्टेप रेपिटेशन आप 5 से ही स्टार्ट करेंगे, विद टाइम लाइक आफ्टर 1 वीक आप 4 या 5 रेपिटेशंस उसमें ऐड करते जाएंगे और ये आपके मसल स्ट्रेंथनिंग भी करेगा, आपकी एक्टिविटी भी इनहांस करेगा, मसल एक्टिवेशन भी करेगा और रिलैक्सेशन भी कॉज करेगा। अच्छा, इसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है इस एक्सरसाइज? अगर आप मॉर्निंग में फजर के बाद करें तो बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन सम टाइम कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, बिजी स्केड्यूल है, तो फिर आप रात को भी कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज आप पेयर कर सकते हैं बेटे, आप नोज से इनहेल करेंगे और माउथ से एक्सहेल करेंगे, करके दिखाएं। डीप ब्रेथ इनहेल और लंग्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या दैट इज फॉर माइंड रिलैक्सेशन, और आप इससे आपकी लंग्स की सारी लंग्स फुल एक्सपेंड करते हैं ना जब आप इनहेल करते हैं, तो उनकी कैपेसिटी को भी रिस्टोर प्री कोविड भी कर सकते हैं, कोविड में भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के तौर पे भी कर सकते हैं और स्ट्रेस रिलीफ और मेडिटेशन के तौर पे भी। या एग्जैक्टली, कि माइंड रिलैक्सेशन कॉज करते हैं ना, तो ये उसमें आप कर सकते हैं। नोज से इनहेल करेंगे और माउथ से एक्सहेल करेंगे। 5 टाइम से ही आप स्टार्ट करेंगे और विद टाइम आप उसे 10 या 15 तक लेके जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। आई थिंक ये टोटल जो आपने भी बताया ये 5 मिनट्स होंगे मुश्किल से, Yeah, अपने दिन में exactly. से सिर्फ 5 मिनट निकालने से आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को और अपने जो मसल्स हैं उनको कितना इंप्रूव कर सकते हैं। और फिर आप देखें जब हम इवन जिम स्टार्ट करते हैं ना, अगर आप पहले इतना करते होंगे तो आपको जिम के टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप एक और हार्ड लाइक मसल बिल्डिंग की तरफ जाते हो या जिम की तरफ वेट लूज की तरफ जाते हो तो आपकी ऑलरेडी बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, बायोमैकेनिक्स भी अच्छी होगी, तो आपको इतना टफ नहीं होगा फर्दर मूव। यानी कि स्ट्रेच के तौर पे भी इसको यूज किया जा सकता है, प्री एक्सरसाइज भी और पोस्ट एक्सरसाइज। अपनी मॉर्निंग रूटीन में आप ऐड कर सकते हैं, अपनी नाइट रूटीन से पहले, सोने से पहले और उठने के बाद आप करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के शो में आने के लिए, और बड़े मुफीद मशवरे आपकी तरफ से, बहुत मुफीद टिप्स जो हैं वो दिए गए, तो उम्मीद करते हैं हमारी ऑडियंस को भी वो पसंद आए होंगे। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। केबल्स की जब भी बात की जाती है तो ये कोशिश होती है बिल्डिंग्स के अंदर जब भी इस्तेमाल किया जाए केबल्स को तो क्वालिटी वाली केबल्स जो है इस्तेमाल की जाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे शॉर्ट सर्किट समटाइम गैर म्यारी जो केबल्स हैं उनके इस्तेमाल करने से होता है। तो यहाँ पे हम लाजमी तौर पे आपको रिकमेंड करेंगे कि फास्ट केबल का इस्तेमाल करें, क्योंकि फास्ट केबल जो है वो पाकिस्तान की नुमाया
मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसकी जानब से ख़ास तौर पे जितनी भी केबल्स बनाई जाती हैं उनकी क्वालिटी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इनको तैयार किया जाता है। और इसी की बदौलत जितने भी बिल्डर्स हैं पाकिस्तान के, कंस्ट्रक्शंस हैं हो रही हैं, कॉलोनीज बन रही हैं, उनके अंदर जितनी भी केबल्स का इस्तेमाल हो रहा है मोस्टली फास्ट केबल्स का हो रहा है, क्योंकि इन्होंने एतमाद जीता है अपने कस्टमर्स का और यही वजह है कि दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर होती चली जा रही है। और इसके अलावा कीमा गोल्ड एक सर्टिफिकेशन होती है जो कि बहुत अहम समझी जाती है। ये पाकिस्तान भर में पहली सर्टिफिकेशन जो है वो कीमा गोल्ड की वो फास्ट केबल्स के पास ही है। और इसके अलावा सीसीवी लाइन जो है उसके ऊपर भी खास तौर पे टेक्नोलॉजी कंपनी होने का एजाज जो खास हासिल है वो फास्ट केबल्स को ही हासिल है। तो इन केबल्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये कितनी अहमियत होती है इसकी। और बाज़ होता है ना कि घर वाले अक्सर इस चीज़ की शिकायत करते हैं फातिमा कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो गैर मेयारी जब आप केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एसी के लिए हो या फिर इसके साथ साथ माइक्रोवेव ओवन के लिए हो, वॉशिंग मशीन्स के लिए हो या ऑफिस के मुतअद्दिद काम जो किए जाते हैं उनके लिए हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छी केबल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर क्वालिटी बेहतर चीज़ों की, तांबे की क्वालिटी अच्छी यूज़ की जाती हो या दीगर चीज़ें जो है वो उसकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज होती है और इसके साथ साथ बिल में भी कमी आती है। तो इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। तो हमने दावत दे रखी है, हमारे साथ आबद सलीम भट्टी साहब मौजूद होंगे जो कि फास्ट केबल के बिजनेस मैनेजर हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ राना उस्मान भी मौजूद हैं जो कि ब्रांच मैनेजर हैं फास्ट केबल्स के। तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो भट्ट साहब की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज उनके साथ करते हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे केबल्स खरीदते हुए, मतलब अगर मैं बाजार में जाता हूं, मैं केबल खरीदना चाहता हूं, मैंने कोई घर या अपना ऑफिस तैयार करना है, उसमें वायरिंग करनी है, इलेक्ट्रिशियन अक्सर रिकमेंड करते हैं हमें कि फास्ट केबल ही लाएं बाजार से जाके, लेकिन जब हमने बाजार में जाना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसी भी केबल को परचेज करना है? चलें, थैंक यू वेरी मच जी, आपने अपने प्रोग्राम में यहाँ बुलाया है, प्लेजर टू बी हेयर। और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि जब हम घर बनाते हैं स्पेशली तो हम बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। सबसे पहले हम उसकी डिज़ाइनिंग देखते हैं कि हम डिज़ाइनिंग किससे करवा रहे हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगती हैं, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक केबल है। जैसे हमारे बॉडी में खून रगों में दौड़ रहा है, इसी तरह आपके घर में जो केबल है जिसने आपके घर को रोशन रखना है वो एक इलेक्ट्रिक केबल है। तो करंट दौड़ रहा होता है, करंट दौड़ रहा होता है। तो वो आप देखें वो वॉल्स के दरमियान में छुपा हुआ है, वो सामने नहीं है। जैसे हमारी वेन सामने नहीं है, वो बॉडी के अंदर है। तो इसी तरह घर के अंदर भी ये जो केबल है वो वॉल्स के अंदर है। तो ये एक सेंसिटिव प्रोडक्ट है जो सामने नहीं है। अगर हम टाइल्स की बात करें तो हमें सामने नज़र आ रही है, केबल हमें सामने नज़र नहीं आ रही। तो उसके लिए हमें चाहिए कि जब हम उसकी सिलेक्शन करें तो स्पेसिफिकली हम चंद बातों को मद्देनज़र रखें। उनमें से पहली ये है कि वो किस टेक्नोलॉजी पे बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट केबल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हम लोग कोई 40-50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर केबल नहीं बना रहे। अगर हम डिफरेंट कंपनीज को देखें तो जो कंपनी टेक्नोलॉजी में अपने अंदर जिद्दत लेके आई है वो ग्रो की है, उसने ग्रो की है। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट केबल जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस करके पाकिस्तान में केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि आप उसको किस स्टैंडर्ड्स पे बना रहे हैं। आप एक लेमैन हैं, मैं एक बात और ऐड करता चलूँ कि फास्ट केबल्स अपने कस्टमर्स को फैमिली मेंबर समझता है। फास्ट केबल की अगर हम सेल्स की टीम है या मैनेजमेंट में है, हम लोगों को एजुकेट करते हैं। आप मेरे ख्याल आप में से कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, नहीं, तो आपको केबल के बारे में भी नहीं पता। तो हम आपको एजुकेट करेंगे कि केबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस स्टैंडर्ड पे बनती है, किस टेक्नोलॉजी पे बनती है। तो टेक्नोलॉजी पहले आगे चीज़ टेक्नोलॉजी, फिर आगे स्टैंडर्ड्स कि आप उन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। तीसरी बात फिर उसकी है टेस्ट अटेस्टेशन कि टेस्ट कहाँ से कर रहे हैं। इन हाउस तो हो ही रही है, क्या थर्ड पार्टी से भी हो रही है। जैसे कि आपने खुद बताया, माशाल्लाह आप भी फास्ट केबल को काफ़ी जानते हैं कि पाकिस्तान में फास्ट केबल पहली कंपनी है जिसने कीमा हॉलैंड एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है और पूरे वर्ल्ड में बड़ी फेमस है, वहाँ से हमने अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करवाया और हमें गोल्ड सर्टिफिकेशन मिली है। गोल्ड सर्टिफिकेशन उन प्रोडक्ट्स को मिलती है जिसके 100% टेस्ट ओके हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है कि फास्ट केबल ने ये सारी अचीवमेंट्स की। जी बिल्कुल। और अगर क्वालिटी के हवाले से बात करें तो ऑफ कोर्स नंबर 1 क्वालिटी फास्ट केबल्स
में है और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी बहुत काम किया गया। मैं चाहूँगी क्वालिटी के हवाले से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है उस हवाले से अगर थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा आपका ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हम लोग कंसल्टेंट्स के साथ काम करते हैं। अब अगर हम देखें तो जब डिज़ाइनिंग की जाती है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप में डिफरेंट है, अमेरिका में डिफरेंट है, मिडल ईस्ट में डिफरेंट है, तो वो चीज़ें, वो डिज़ाइनिंग अब पाकिस्तान में भी आ रही हैं और उनको कंप्लाई करने के लिए ही फास्ट केबल ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया। उसकी अटेस्टेशन जैसे कीमा हॉलैंड से मैंने पहले की, उसके साथ की। ये सारी चीज़ें जितने कंसल्टेंट्स हैं, जो R&D के लोग हैं, वो सारी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज हम अपनी केबल को एक्सपोर्ट करना चाहें तो वी डोंट नीड टू गेट एनी सर्टिफिकेशन, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी कीमा गोल्ड सर्टिफिकेशन है। बिल्कुल। और इसके अलावा भी अगर बात करें तो रियल क्वालिटी केबल्स जो हैं, ऑफ कोर्स मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे हर कोई होता है, हर कोई चाहता है कि जब भी आप केबलिंग अपने घर में लगवाएं तो सबसे बेस्ट हो। रियल अगर केबल्स, क्वालिटी केबल्स के हवाले से बात करें तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा बताएं इससे मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, रियल क्वालिटी केबल का मतलब ये है कि आप जब अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, आप प्लाजा बना रहे हैं या कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो उसके लिए जब आप केबल को, रियल क्वालिटी का मतलब ये है कि जिसमें आपको बचत भी हो, आपके लाइन लॉसेज ना हो। अभी ये होम अप्लाइंसेस यहाँ पे एयर कंडीशन भी चल रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें भी चल रही हैं। अगर रियल क्वालिटी हो, जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ना हो, टेक्निकली वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस ना हो, फ्लो ऑफ करंट सही जा रहा हो, जैसे हमारे रगों में ब्लड कंटिन्यू सही जाए, उसमें फैट्स ना आ जाएं, तो उस तरह हमें कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस फ्री केबल चाहिए। जब वो रियल क्वालिटी केबल आप लेंगे, आपका लाइन लॉसेस नहीं होंगे, आपके होम अप्लाइंसेस ख़राब नहीं होंगे, आपकी लाइट्स, बल्ब समटाइम फ्यूज़ हो जाते हैं, वो नहीं होंगे, ये आपकी बचत है। फिर रियल क्वालिटी के अगेंस्ट आपकी घर में या ऑफिस में या इंडस्ट्री में बिजली के बिल लाइफ टाइम कम आएंगे। अगर आप फास्ट केबल की जो केबल है, जो रियल क्वालिटी केबल है, वो यूज़ करेंगे तो आपके बिल लाइफ टाइम कम आएंगे। और अगर कस्टमर्स का के फीडबैक के हवाले से बात करें, बिकॉज आई थिंक किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको इवॉल्व करते रहें कस्टमर्स के फीडबैक के साथ। तो किस तरह से फास्ट केबल्स इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि जो भी कस्टमर्स चाहते हैं वो नंबर 1 प्रायोरिटी है? जी बिल्कुल, इसमें फास्ट केबल ने केबल इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की केबल इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया था। क्योंकि अब आप जब मार्केट में केबल लेने जाएंगे ना, तो आपको 70% काउंटरफीट केबल्स मिलेंगी। अपनी केबल को 100% जेन्युइन करार देने के लिए, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए, फास्ट केबल ने फास्ट तस्दीक के नाम से एक इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में, और ये केबल इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम था। हम लोग अपने फास्ट केबल्स के कॉइल्स पे के ऊपर हम लोग एक कोड लगाते हैं। वो कोड हमारा एक ERP सिस्टम है, उसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट SMS किया जाता है। वहाँ से आपको विद इन 5 सेकेंड रिप्लाई आता है कि जो केबल आप यूज़ कर रहे हैं वो जेन्युइन है। तो ये कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए फास्ट केबल का ये एक इनिशिएटिव था, जो पहले केबल इंडस्ट्री में किसी केबल इंडस्ट्री ने नहीं किया। ये एजाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट केबल के पास है। अच्छा, हर एक आजकल, क्योंकि आपको पता महंगाई का दौर है, हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि बचत की जाए, जितनी हो सके बचत की जाए और कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जिससे खर्चा ज़्यादा ना हो। तो अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट, वायर्स के हवाले से ख़ास तौर पे मैं बात करूं, तार कोई ऐसी यूज़ करते हैं जिसका प्रोडक्ट क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है, तो उससे क्या बचत भी होती है कोई फास्ट केबल्स को अगर इस्तेमाल करते हैं और एक शख्स है जो दूसरी केबल को इस्तेमाल कर रहा है, दोनों में बिजली की कंजप्शन के हवाले से बताइएगा कि बचत किसकी होगी बिल के हवाले से ज़्यादा? जी, इसमें भी यही है कि अगर आप रियल क्वालिटी फास्ट केबल यूज़ कर रहे हैं तो जो मैंने इससे पहले भी लाइन लॉसेस की बात की है, वो बचत आपकी है। और हम घरों में की बात करते हैं तो जब हम परचेज़ करने जाते हैं उस वक्त हम सोचते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यार हम इसमें कुछ पैसों की बचत कर लें, तो वो बचत अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म पे करना पड़ता है अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो फास्ट केबल जो रियल क्वालिटी अपना इंट्रोड्यूस कर रही है, मार्केट में ऑफ़र कर रही है, उससे आपकी जो बचत है वो तो आपकी लाइफ टाइम है कि लाइफ टाइम आपके बिजली के बिल कम आएंगे। तो इससे बड़ी बचत मेरा नहीं ख्याल कि कोई और है। ये फ़ायदे ही फ़ायदे हैं जो फास्ट केबल रियल क्वालिटी में आपको दे रही है। बिल्कुल, और बचत ऑनेस्टली बहुत ज़रूरी होती है। आई थिंक अगर आप कहीं से भी सेव कर रहे हैं पैसे, वो फ़ायदे में ही होता है आपके, ताकि आप अपनी पसंद की जो चीज़ें हैं वो आप
उनके ऊपर पैसे जो है ज़्यादा स्पेंड कर सकें। फास्ट केबल्स के हवाले से बात करें तो किसी भी कंपनी के लिए उनका जो विजन होता है, जो मिशन होता है, बहुत ज़रूरी होता है। मैं चाहूँगी अगर आप इस हवाले से भी बताएं कि फास्ट केबल्स के लिए मिशन क्या है और आगे के लिए विजन क्या है। देखिए, फास्ट केबल का जो कॉन्टीन्यूस एक स्लोगन और मिशन और विजन है वो तो यही है, तारों से सितारों तक। हम अपने लोगों को तारों से सितारों तक लेके जाए। सितारों में बुलंदी है, हाइट है, आपको एक क्वालिटी की हाइट दी जाए, आपको रियल क्वालिटी की हाइट दी जाए। और जो करंटली हम स्लोगन दे रहे हैं वो एक बार लगे नस्लों चले। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप अच्छा, यानी ये बात ठीक है कि अगर फास्ट केबल लगाते हैं तो कई दहाइयों तक चलते हैं, आपके बच्चे भी उसे यूटिलाइज कर सकते करें, क्योंकि आप एक रियल क्वालिटी की प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो अकॉर्डिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे वो बन रही है और स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही है और उसकी वेरिफिकेशन है। देखिए, केबल एक ना टेक्निकल प्रोडक्ट है। हम यहाँ पे ये फूल पड़े हुए हैं या कोई और चीज़ पड़ी है, हम इसको देखते हैं बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मगर एज ए लेमैन ये एक टेक्निकल प्रोडक्ट है। आप उसको खुद भी चेक करवा सकते हैं। लेबॉर्ट्रीज हैं, थर्ड पार्टीज लेबॉर्ट्रीज हैं। फास्ट केबल अल्हम्दुलिल्लाह अपने कस्टमर्स को खुद बुलाता है अपने प्लांट पे, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि आएँ इस केबल को देखें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है और इसकी टेस्टिंग कैसे हो रही है। हम बल्कि उनसे खुद टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। और जदीद टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में फास्ट केबल्स किस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ करवा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फास्ट केबल ने जो टेक्नोलॉजी, जो सीसीवी लाइन आपने भी शुरू में बात की है, वो पाकिस्तान में फास्ट केबल ने ही मुतारिफ कराई है। किसी और केबल इंडस्ट्री ने वो टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान में नहीं इंट्रोड्यूस कराई। तो ये एजाज़ भी फास्ट केबल को है, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो CEO साहब हैं, उनका मिशन है कि मैंने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, ना कि मैं सिर्फ मेक मनी के लिए नहीं वो बैठे। वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, नई जिद्दत इसीलिए लेके आ रहे हैं कि वो कस्टमर्स के लिए, उन अपने कस्टमर्स को जिनको वो फैमिली मेंबर्स कहते हैं, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि फास्ट केबल अपने कस्टमर्स को अपने फैमिली मेंबर कहता है, उनके लिए जदीद टेक्नोलॉजी लाए, नई से नई चीज़ें लाई जाएँ और नई से नई चीज़ों पे उस केबल को बनाया जाए। बिल्कुल। एंड आई थिंक किसी भी कंपनी के सक्सेस के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो नंबर 1 प्रायोरिटी हो कंपनी के लिए। एंड जो भी कंपनी इनिशिएटिव लेती है, एट द हार्ट ऑफ इट ऑल इज़ द कस्टमर इटसेल्फ, कि कस्टमर जो है वो आपका खुश होना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स के साथ। बारिश जो है बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर, और ऑनेस्टली जब हम बात कर रहे थे केबल्स के हवाले से तो पहली चीज़ मेरे दिमाग में यही आई कि जब भी बारिश होती है या तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या तो आपका किसी ना किसी किस्म का इशू होता है, और सबसे पहले जैसे बारिश शुरू होती है टेंशन ये होती है कि बस बिजली जो है अब किसी भी लम्हे जाने वाली है। तो फास्ट केबल के इस्तेमाल से क्या उस प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सकता है? जी डेफिनेटली, बिल्कुल किया जाता है। जब आप एक रियल क्वालिटी केबल जैसे कि फास्ट केबल बना रही है, आप उसको यूज़ करेंगे तो अब थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करूँगा कि अगर कंडक्टर्स हैं तो नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स एक हाउस वायरिंग केबल में 7 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी कॉम्पैक्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब उनकी कॉम्पैक्टिंग अच्छी होगी तो उसमें शॉर्ट सर्किटिंग होने के चांसेस बहुत कम हैं। फिर वो एक स्टैंडर्ड पे बनी होगी, उसको फॉलो कर रही होगी। तो अब वाली बात बिल्कुल सही है, ये बारिश में इस सीज़न में शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मगर जब उसकी कॉम्पैक्टिंग सही होगी तो वो उसके चांसेस कम होंगे। यानी कि जो सारा रीज़न बारिश में बिजली जाने का या बिजली के जो इश्यूज हो जाते हैं घर के अंदर भी हो जाते हैं अगर बिजली पीछे से बंद नहीं भी की गई है, उसके पीछे क्वालिटी होती है वायर की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केबल की जो क्वालिटी होती है। अब बिल्डर्स और इलेक्ट्रिशियंस के हवाले से अगर बात करें, आई थिंक इंस्टॉलमेंट भी बड़ी ज़रूरी होती है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन अगर आप उसको इंस्टॉल गलत कर रहे हैं या गलत जगह पे उसे लगा रहे हैं जो तार ऑफकोर्स जहाँ के लिए बनाई गई, इस हवाले से किस तरह कंपनी मेक श्योर करती है, कोई गाइडेंस किस तरह से प्रोवाइड की जाती है? जी बिल्कुल, इसके लिए भी फास्ट केबल ने जो इनिशिएटिव्स लिए वो किसी ने भी नहीं लिए पाकिस्तान में। हम लोग इलेक्ट्रिशियंस के लेवल से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हम लोग फंक्शंस करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिशियंस को बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि आपने केबल को किस तरह इंस्टॉल करना है। ये नहीं कि आपने केबल डाली और उसको खींचते हुए अपना पूरा वज़न डाल दिया जिससे अंदर कंडक्टर ब्रेक हो जाते हैं। हम उनको पूरी एक इंस्टॉलेशन के लिए लीड देते हैं। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री की तरफ जाएं तो हमने एक पूरा परफॉर्मा बनाया हुआ है, उसका बुकलेट है कि हाउ टू इंस्टॉल द केबल्स। ये एक पूरा कह लें सब्जेक्ट है, सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ केबल बेचनी है, हमने उसके साथ उनको इंजीनियर्स को भी एजुकेट करना है और उनको हम एक चेकलिस्ट भेजते हैं साथ
कि आप इंडस्ट्री में जब केबल को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। इस तरीके से वो जो बातें आप कर रही हैं कि ये शॉर्ट सर्किटिंग है या दूसरी चीज़ें हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। तो हम लोग इलेक्ट्रीशियन से लेके इंजीनियर्स तक हर एक को एजुकेट करते हैं। अच्छा, ये भी होता है ना कि समटाइम एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से जो है ख़ास तौर पे तारें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, आउटर लेयर उसकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, फिर बाद का पानी फिर उनमें चला जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उसके लिए किस क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते हैं फास्ट केबल? देखिए, केबल में दो ही चीज़ें हैं, एक ऊपर पीवीसी और एक अंदर कॉपर जो कंडक्टर है उसका। इसके अलावा तीसरी फिलर फुलर आ जाते हैं अगर कोई बढ़ी जाए। तो इंसुलेशन जो उसके ऊपर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट केबल का भी वो अपना प्लांट है, पीवीसी इंसुलेशन का भी हमारा अपना प्लांट है। पीवीसी में भी क्वालिटीज़ होती हैं ना बहुत जी, सारी? ऑब्वियसली पीवीसी में भी केबल ग्रेड की क्वालिटीज़ हैं। अगर हमने शूज़ पहने हैं वो भी पीवीसी के बने हुए हैं, उसकी क्वालिटी डिफरेंट है। तो जो केबल ग्रेड का पीवीसी है हम उसको यूज़ करते हैं, उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। कुछ चीज़ें पाकिस्तान से भी मिलती है, बाकी हम इंपोर्ट करते हैं। बेसिकली मेन चीज़, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा कि मेन चीज़ है ही पीवीसी, कि जितना अच्छा केबल ग्रेड का पीवीसी होगा उसके भी टेस्ट है, उसके भी 10 से 12 टेस्ट होते हैं, हम उनको परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं? टेस्ट में पीवीसी की इलांगेशन देखी जाती है कि वो उसकी इलांगेशन कितनी है, उसके अंदर स्ट्रेच करने से कितनी मतलब कि उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है। तो उस मेन चीज़ें तो वही आती हैं। फिर हाई वोल्टेज टेस्ट होता है। हाई वोल्टेज टेस्ट में अगर इंसुलेशन के ऊपर पिन होल भी है ना, छोटा सा पिन होल है, तो वो वहाँ से ब्रस्ट कर जाएगी केबल। जब ये सारे टेस्ट परफॉर्म कर जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर साइड पे एट साइड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बिल्कुल। और इनोवेशन क्योंकि ऑफ कोर्स इज अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ द मिशन फॉर फास्ट केबल्स, तो मैं चाहूँगी अगर इनोवेशन के हवाले से भी बताएं कि किस तरह से कंपनी इनोवेशन को साथ लेकर चलती है। इनोवेशन की एग्जांपल यही है कि जैसे मैंने टेक्नोलॉजी की बात की है, क्योंकि हमारा टेक्निकल प्रोडक्ट है, उसमें अगर हम टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है तो हमें उसको कंप्लाई करना बड़ा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जैसे हम सीसीवी लाइन में कहते हैं, उसमें मीडियम वोल्टेज केबल बनती है। ये 78 में एक जो मशीनरी ऑब्सलीट हो चुकी है वो आज भी मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है। हम लोगों ने इनोवेशन में वो चीज़ लेके आए, पहले टेक्नोलॉजी लेके आए। सीसीवी लाइन पाकिस्तान में एक लगी हुई वाहिद, वो हमारे जो प्लांट पे लगी हुई। फास्ट केबल अल्हम्दुलिल्लाह उसके प्लांट पे लगी हुई। उसके बाद कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए हमने वो फास्ट तस्दीक इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस तरह जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में इनोवेशंस आ रही हैं हम उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। आपने फास्ट तस्दीक की बात की, मैं चाहूँगी इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी, फास्ट तस्दीक यही है कि अब आप घर बना रही हैं, आप शॉप पे चलेगी, आपने कहा जी मैंने फास्ट केबल खरीदी, आपने फास्ट केबल बाय कर ली। अब उसको बॉक्स को लेके जब घर आएंगी तो जब आप बॉक्स ओपन करेंगी तो उसके जो केबल का कॉइल है उसके कॉर्नर पर एक कोड होगा, हिडन कोड है। आप उसको स्क्रैच करेंगी, स्क्रैच करके उसके ऊपर लिखा होगा कि आप फलां नंबर पे एसएमएस करें। आप उस पर एसएमएस करेंगी तो विद इन 5 सेकेंड आपको रिप्लाई आ जाएगा कि ये फास्ट केबल की जेन्युइन प्रोडक्ट है। अच्छा, फास्ट केबल उसका रिस्पॉन्सिबल है, फास्ट केबल की प्रोडक्ट है। ये तस्दीक का मतलब ये है कि आपकी तरफ से उस प्रोडक्ट की तस्दीक की गई। और वारंटी के हवाले से क्या है? बिकॉज आई थिंक कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये ज़रूर होता है कि अगर ख़राब हो जाए, कोई डिफ़ॉल्ट हो, कोई इशू हो उसके साथ, तो किस तरह से उसे हैंडल करें? ऑब्वियसली वो वारंटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक फास्ट केबल जैसे एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है, स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही है, केबल को मार्केट में भेजने से पहले उसके टेस्ट भी परफॉर्म कर रही है, तो फिर हम उसको अगर हाउस वायरिंग की कहें तो हम 25 साल की गारंटी भी देते हैं। 25 साल? 25 साल। 25 साल। जी। उसकी रीज़न ये है कि आप जब एक रियल क्वालिटी केबल, फास्ट केबल बना रहे हैं और आपको पता है कि आपने एक अच्छी टेक्नोलॉजी पे, अच्छे स्टैंडर्ड पे बनाई है, तो आप उसकी इतनी गारंटी भी दे सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, बाज़ होता है ना कि तारों पे लोड बढ़ने की वजह से तारें जल जाती हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपने रखी है? देखिए, केबल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इस तरह का इशू आए ना तो वो डिटेक्टेबल है, वो नॉन डिटेक्टेबल नहीं है। कि क्या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, क्या इंस्टॉलेशन का फॉल्ट था, क्या जहाँ पे लग्स लगने थे वो सही लगे कि नहीं लगे, जोड़ जो जिसको हम कहते हैं वो जोड़ वगैरह सही अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लगे कि नहीं लगे, तो वो हम लोग वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं उस अपने पैनल पे, कि फास्ट केबल के पैनल पे, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप भी हुआ है तो हम वो भी फैसिलिटी अपने कस्टमर को दें।
और कंपेटिटर्स आई थिंक किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, एंड आई एम श्योर कि फास्ट केबल के भी बहुत सारे कंपेटिटर्स होंगे, लेकिन आई थिंक उससे पहले अनान छोटी सी ब्रेक एक लेनी चाहिए जनाब। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। के बाद खुशामदीद। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, क्या कहेंगे आप, अगर खास तौर पे डिस्कशन की जाए किसी ऑफिस को तैयार करने के लिए, ऑफिस को तैयार करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का लोड भी होता है, उस पर एयर कंडीशनर का, लाइट्स का, और इसके साथ साथ कंप्यूटर्स भी चलने होते हैं, तो आप किस तरह से क्या रिकमेंड करेंगे कि जो भी केबल्स वहाँ पे लगाई जाएं वो क्वालिटी वाली किस तरह की होनी चाहिए, उनकी शेल्फ लाइफ क्या होनी चाहिए, इस हवाले से बताइए। उसमें ऑफिस में अगर आप लगा रहे हैं तो ओबियसली हम एसी लगा रहे हैं तो उसके लिए एसी के लिए एक स्पेशल स्पेक्स की केबल होती है कि हम 6 mm की केबल उसको यूज़ करते हैं। अगर हम लाइटिंग के लिए उसके लिए हम 1.5, 2.5 की, अब मैं डिफरेंट साइजेस का नाम ले रहा हूँ, आप भी इसमें एजुकेट हो रहे हैं, तो उसमें वो डिफरेंट साइजेस की होती हैं, उसमें लोड कैलकुलेट किया जाता है। थोड़ी सी टेक्निकली बात करूँ कि केबल का एक लोड होता है, उसमें फिर वोल्टेज ड्रॉप आते हैं, तो 50 मीटर तक हमारी जो रियल केबल क्वालिटी है फास्ट केबल, उसमें 50 मीटर तक उसके वोल्टेज ड्रॉप्स नहीं होते। तो उसकी कैलकुलेशन बेसिकली तो कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट का काम है, वो उसकी कैलकुलेशंस करते हैं कि इतने डिस्टेंस की ये केबल है। जैसे एसी हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, पीछे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है वो यहाँ से कोई 20 मीटर दूर है या 40 मीटर दूर है, तो किसी ऑफिस में जब उसकी सप्लाई वहाँ से आती है तो वो उसका डिस्टेंस कवर करते हैं। एक तो उस बात को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि आप अगर रियल क्वालिटी केबल्स फास्ट केबल जैसे लगाना चाह रहे हैं तो उसमें वो उसको टेक्निकली वो देखा जाए कि उसका डिस्टेंस, उसमें वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं है। ये समटाइम्स हादसा भी इसीलिए होते हैं कि वो उस चीज़ की कैलकुलेशन नहीं की जाती, वो लोड ज़्यादा हो जाता है, जैसे ही लोड ज़्यादा होता है केबल ब्रस्ट कर जाती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा, आपकी कंपनी के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो कितनी देर से ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अपनी क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी किस तरह से मुतारफ़ करवा रहे हैं, और आने वाले ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे आपके? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 1985 से फास्ट केबल इस्टेब्लिश है, और उस दिन से जो हमारे डायरेक्टर्स और CEO साहब का मिशन है वो एक ही है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो ही ग्रो करना है। और अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है फास्ट केबल्स के साथ, हमारे साथ, कि हम उनके फैमिली मेम्बर हैं और हम डे बाय डे ग्रो ही कर रहे हैं। और इसमें हम लोग हर तरह की केबल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो हाउस होल्ड केबल से लेके, जिसमें हाउस वायरिंग केबल है, इंडस्ट्रियल केबल है, पावर केबल्स हैं, कंट्रोल केबल्स हैं, और आजकल आप लोग सोलर पे जा रहे हैं। सोलर के लिए हम लोग स्पेशल केबल बना रहे हैं, XLPO केबल्स उसको कहते हैं, फ्लेक्सिबल केबल्स होती है, उसके ऊपर मटीरियल XLPO लगती है PVC की बजाय, वो मटीरियल उसकी केबल्स बना रहे हैं। बजाय हम बाहर से इंपोर्ट करें, हम लोग यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहे हैं, और उसका हम रॉ मटेरियल इटली से मंगा रहे हैं। लोग चाइना को प्रेफर करते हैं, मगर फास्ट केबल क्वालिटी को, अपनी रियल क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो रॉ मटेरियल इटली से मंगवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स 100% ओके आ रहे हैं, और हमारे कस्टमर्स उससे मोर देन हैप्पी हैं। इसके अलावा हम लोग हाउसिंग सोसाइटीज़ में केबल्स दे रहे हैं। अगर हम यहाँ की फैसलाबाद की बड़ी सोसाइटीज़ की बात करें तो इन सारी सोसाइटीज़ में हम केबल दे रहे हैं। लाहौर में अगर DHA की बात करें, DHA मुल्तान, लाहौर, बहावलपुर, इन सब में हम लोग हाउसिंग सोसाइटीज़ की भी केबल बना के दे रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि आपने सोलर केबल्स की बात की, तो आई थिंक सोलर एनर्जी की तरफ हर कोई ट्रांजिट करना चाह रहा है ताकि जो हमारी एनवायरनमेंट है उसको बेहतर तरीके से सेव किया जा सके। तो इस हवाले से भी बताइएगा क्या चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और केबलिंग किस तरह से मुख्तलिफ होती है अगर सोलर के हवाले से बात? जी बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। हमने इसके ऊपर फास्ट केबल ने स्पेशली इससे आज से 4-5 साल पहले वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। सोलर तो अभी लोग सोलर पे अभी या 1 साल 2 साल पहले से जा रहे हैं, कुछ लोग थे जो उससे पहले भी जा रहे थे, मगर हमने 5-6 साल पहले इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की कि सोलर के लिए केबल्स का हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो वो उसके लिए उसकी स्पेक्स की केबल्स हमने मंगवाई, उसके मटेरियल को मंगवाया जो बाहर इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ हो रहा है। उसको मंगाने के बाद फिर हमने उसका अपने लैब में उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद हमने डिफरेंट कंट्रीज से रॉ मटेरियल मंगवाया। कॉपर तो ऑब्वियसली इंपोर्ट ही होता है, उसके ऊपर जो इंसुलेशन है XLPO की, वो हमने डिफरेंट कंट्रीज से मंगवाई। उसके हम टेस्ट परफॉर्म करते रहे, पूरा उसके ऊपर R&D का काम किया है। हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है जो उसके ऊपर काम करता रहा।
फिर हमने उसको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए आप एक चीज़ बनाना बहुत आसान है। हम अगर रियल क्वालिटी की केबल भी कहें तो रियल क्वालिटी की फास्ट केबल हमने बना ली, हमने सोलर केबल बना ली, उसको उसकी अटेस्टेशन कहाँ से होगी? हमने फिर उसकी लैब भी साथ इंपोर्ट की कि हम उस प्रोडक्ट को टेस्ट करवाने के लिए हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मटेरियल्स हमने मंगवाए, अकॉर्डिंग टू स्पेक्स बनाई, उसके फिर हमने रिजल्ट्स देखे, मार्केट से हमारे कस्टमर्स की भी बहुत अच्छी फीडबैक। बिल्कुल, और क्योंकि आपने एक्सीडेंट्स के हवाले से भी मेंशन किया, एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा कंसर्न इसी बात की होती है कि आपकी जो वायरिंग है वो कहीं बर्स्ट ना कर जाए, किसी तरह के शॉर्ट सर्किट, मतलब छोटी मोटी चीज़ और बात है, लेकिन कोई बड़ा अल्लाह माफ़ करे कोई एक्सीडेंट जो है वो ना हो जाए। तो किस तरह से फास्ट केबल्स के अंदर ये चीज़ मेक श्योर की जाती है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या सर्टन मटीरियल्स का इस्तेमाल करके कि इस तरह की कैटास्ट्रफी से बचाया जा सके? ओबियसली जब आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और वो रियल क्वालिटी फास्ट केबल आपने बाय कर ली, उसके बाद वो तो एक स्टैंडर्ड पे बन गई, उसकी आपने थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी कर ली, सारी चीज़ें ले ली। अब नेक्स्ट उसका आगे इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन में जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम इलेक्ट्रिशियंस को एजुकेट करते हैं। आप यही देख लें कि स्विच के ऊपर अगर उसने फिट करना है, अगर वो थोड़ा सा लूज छोड़ जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्शन होती रहेगी, वहाँ से शॉर्ट सर्किटिंग स्टार्ट होगी। आपने स्विचेस भी बहुत अच्छे खरीदे, आपने केबल भी बहुत अच्छी, अगर उसकी इंस्टॉलेशन अच्छी नहीं है उसको मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है। और हम अपने कस्टमर्स को, स्पेशली जब हाउस होल्ड वाले कस्टमर्स भी आते हैं, उनको हम कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रिशियन बहुत अच्छा होगा, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड होगा, मगर इन बातों को आप खुद ज़रा देखें, आई विटनेस करें, कोशिश करें कि ये काम आप अपने सामने कराएं या उसको एटलीस्ट एजुकेट कर दें। बाकी हमारी जो सेल्स टीम है, सेल्स टीम के लड़कों को हम सब ट्रेनिंग देते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारा नेटवर्क है, फ्रॉम कराची टू पेशावर, और हमारे अपने सेल्स टीम है, मोर देन 200 सेल्स के मैनेजर्स हैं और सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। वो फिर इलेक्ट्रीशियंस को आगे ट्रेन करते हैं कि जब इंस्टॉलेशन होनी है, ऑनर्स को ट्रेन करते हैं, ऑनर्स को बताते हैं कि बड़ा सेंसिटिव है, इसको आपने इस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। तो ये इसी तरह हम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे बड़े बड़े प्लाजास बनते हैं, उसके ऊपर तो इंटरनेशनल में भी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि खुदा न खास्ता किसी मिसहैप से ये नुकसान ना हो। तो आपने भी देखा होगा कि खुदा न खास्ता कहीं शॉर्ट सर्किटिंग होगी, आग लग गई, आग लगने से लोग नहीं मरते, कैजुअलिटीज़ आग लगने से नहीं होती, उस सफोकेशन से होती है, उस धुएं से होती है। उसके लिए भी फास्ट केबल की एक और इनोवेशन, जो जैसे आप पहले बात कर रही थी, कि हमने उसमें लो स्मोक जीरो हैलोजन एक पीवीसी का मटेरियल है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें लो स्मोक है और हैलोजन फ्री है। जो सफोकेशन होती है जब स्मोक बनता है ना, तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, वो हैलोजन आपके लंग्स में जाती है और आपकी डेथ हो जाती है। तो आजकल जो मॉडर्न जो कंसल्टेंट्स हैं, जब जितनी ये कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना है, वहाँ के लिए वो मटेरियल हम लोग स्पेशल हमने वो उसको बनाया है, उसको मैन्युफैक्चरिंग की है, उसकी टेस्टिंग लैब भी हमने इंपोर्ट की है 4-5 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे ना वो वाली केबल है। स्किल्स डेवलपमेंट भी आप मेरा ख्याल कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस को क्लासेस भी दी जाती है, इवन ऑनर्स की आप बात कर रहे थे, तो किस तरह के स्किल्स हैं जो कि कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं? कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक बीडी का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, बिजनेस डेवलपमेंट का, और उस डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिशियंस की एग्जांपल दी है, इसी तरह हम MBS में भी जाते हैं, वहाँ पे वो अपने सारे इलेक्ट्रिशियंस और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करते हैं, एक सेमिनार को हम डिज़ाइन करते हैं, बल्कि हमारे बजट में, हमारे मार्केटिंग के बजट में ये डिसाइडेड होता है कि हर रीजन में, हर सिटी में हम क्वार्टरली बेसिस पे एक फंक्शन करें, जिसको हेड BD डिपार्टमेंट हमारा करता है। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो सारे इंजीनियर्स होते हैं, और वो उन सब लोगों को, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, चाहे वो कस्टमर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, उनको हम कॉल करते हैं, उस सेमिनार में हम उनको एजुकेट करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इनोवेशन फास्ट केबल्स ही के सर है कि फास्ट केबल ऑल ओवर द पाकिस्तान, फ्रॉम कराची टू खैबर, ये सारी प्रैक्टिसेस कर रही है। क्या दूसरी कंट्रीज के अंदर भी फास्ट केबल को एक्सपोर्ट किया जा रहा है? जी ऑब्वियसली हम इसका तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर अभी रिसेंटली सिर्फ हम लोग अफगानिस्तान में कर रहे हैं, हमारी वर्किंग चल रही है, कतर में भी चल रही है, मिडल ईस्ट में भी चल रही है। जैसे नेक्स्ट ईयर फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम था, हम लोग वहाँ से भी अप्रूव्ड हो गए हैं। फिर जो हमने कीमा सर्टिफिकेशन ली है,
वो हमारे लिए एक्सपोर्ट बहुत आसान है, हमारे लिए अब किसी और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। यानी ये पाकिस्तान की पहली कंपनी होगी फिर जो एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा आज़ाद होगा हमारे पाकिस्तान के लिए। तो क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस हवाले से? इस हवाले से यही है कि विजन क्लियर है, मिशन भी क्लियर है, और हमारे डायरेक्टर्स का, हमारे सीईओ साहब का भी, कि फास्ट केबल को जैसे जैसे इनोवेशन इंटरनेशनल मार्केट में आ रही है हम उसको कंप्लाई करते जाएं, और इसमें वो किसी भी तरह से कोई स्टॉप नहीं आ रहा। हम क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनके फैमिली मेम्बर हैं, हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, बीटी डिपार्टमेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि वो इनोवेशन पे, R&D पे काम करते रहें, और इंशाल्लाह ताला हम लोग फास्ट केबल, बल्कि फास्ट केबल पूरे पाकिस्तान के लिए प्राउड है, इट्स प्राउड फॉर पाकिस्तान के फास्ट केबल ने जितनी इनोवेशन है। बिल्कुल, और क्योंकि ऑफ कोर्स किसी भी कंपनी के लिए या प्रोडक्ट के लिए आई सपोज आपको कॉस्ट तो कम हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ डिस्कशन करेंगे और भी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, फास्ट केबल्स के हवाले से बात करें, जो कि पाकिस्तान के हर कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहते हैं नंबर वन क्वालिटी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तैयार कर दी केबल्स, जो कि आपके घर की जो कंस्ट्रक्शन होगी, चाहे वो ओवरऑल लॉन्गेविटी होगी कि किस तरह से वो फंक्शन करती हैं ओवर टाइम, उन सारी चीज़ों को आपके लिए, उनके सब कस्टमर्स के लिए फास्ट केबल्स ने बहुत ही आसान कर दिया। और मज़ीद मैं चाहूँगी ऑफकोर्स वो तफसील से चीज़ें जो हैं बयान कर सके, क्योंकि मेरे से डेफिनेटली वो बेहतर कर सकेंगे। अब इतना बड़ा नेटवर्क हो, इतनी बड़ी कंपनी हो, और कस्टमर बेस अगर आपकी इतनी बड़ी हो, तो आई थिंक उसके पीछे एक सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है कि यू नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर जिससे आप अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और अपनी जो केबल्स की क्वालिटी है, जो उसकी जिस तरह से आपने वारंटी के हवाले से भी बात की, और तस्दीक कर सकते हो कि ये सही क्वालिटी की है और फास्ट केबल से ही एसोसिएटेड है। तो क्या सिस्टम है इसके पीछे? जिस तरह अभी मेरे सीनियर आबुसलीम भट्टी साहब बता रहे थे आपको कि जिस तरह हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सारे मामलों को लेकर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर इस वक्त फास्ट केबल्स जिस लेवल पे खड़ा है, और डेफिनेटली उसके पीछे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और उस पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक ERP सिस्टम है, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान। उसमें अगर मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चलूँ तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, कस्टमर की तरफ से कोई भी इंक्वायरी जनरेट होती है, इंक्वायरी हमारे पास आती है थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप। तो ऑब्वियसली हम जब वो इंक्वायरी आती है, हम उसको सॉर्ट आउट करके अपने सिस्टम के थ्रू एक कोटेशन जनरेट करके हम उनको फॉरवर्ड करते हैं, जिसके बाद हमारी नेगोशिएशंस होती हैं, हमारी मीटिंग होती है विद द रेलेवेंट पर्सन, जो भी POC होगा, और अदर वो इंजीनियर है या परचेज मैनेजर है या HOD हैं उस ग्रुप के। तो आफ्टर दैट मीटिंग जब वो कोटेशन हमारी फाइनल होती है, तो पर्टिकुलर कस्टमर के थ्रू हमें वो PO परचेज ऑर्डर रिसीव होता है कस्टमर की तरफ से। अब ये मैं बात कर रहा हूँ एक कस्टमर की, अब ये मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान। अब एट अ टाइम इतने बड़े नेटवर्क को लेके चलना, ऑब्वियसली उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग वो एक ERP सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम ये सारे मामला को लेके चल रहे होते हैं। तो जब वो उनका परचेज ऑर्डर आ जाता है, हम उसको अपने सिस्टम के थ्रू प्रोसेस करते हैं, फिर हमारे डिपार्टमेंट सारे लिंक्ड हैं, हम उसको सिस्टम में डालते हैं। सिस्टम हमारे प्रोसेसेस क्रेडिट डिपार्टमेंट है, क्रेडिट डिपार्टमेंट के बाद हमारा CR डिपार्टमेंट है जो उसको प्रूव करता है। उसमें हम सारी कस्टमर की बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हैं कि कस्टमर कितनी देर से हमारे साथ काम कर रहा है और उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। उसके बाद फिर वो ऑर्डर प्रोसेस हो के हमारी हायर मैनेजमेंट से अप्रूव हो के फॉरवर्ड हो जाता है टू द फैक्ट्री, जहाँ से वो डिस्पैच होनी है। अब हमारे जो मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन कर दूँ कि फास्ट केबल इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान जो 2 अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ से ऑपरेट कर रहा है। पूरे पाकिस्तान को हम लोग सर्व कर रहे हैं विद 2 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। बिल्कुल, और ऑनलाइन इज़ द न्यू ट्रेंड इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली। ऑनलाइन किस तरह से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है फास्ट केबल? ऑनलाइन में भी हम लोग ने हमारी वेबसाइट के थ्रू हम लोगों ने अपना एक पोर्टल अपडेट किया हुआ है, जिसके थ्रू हमें इंक्वायरीज रिसीव होती हैं थ्रू वेबसाइट, थ्रू फास्ट केबल्स पे भी हमारा वो है पेज।
तो वो उसमें फिर हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट को इंक्वायरी फॉरवर्ड होती है और वहाँ से कस्टमर की जो कंसर्न इंक्वायरी है उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। अब इसमें प्रीवियसली मैं एक और फर्दर चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब वो ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है हमारा फैक्ट्री के थ्रू और वो डिलीवरीज हो रही होती हैं कस्टमर्स को, अब लेट से कस्टमर की इंक्वायरी है लास्ट ईयर की, उनकी कोई कंसर्न आ गया कि जी मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये लास्ट ईयर मैंने आपसे केबल ली थी, तो इसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड मेरे से मिसहैप हो गया, गुम गया है, मिसप्लेस हो गया है, तो आप काइंडली अगर हमें लोकेट कर दें तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इस सिस्टम के थ्रू हम लोगों ने हमारा जो जब भी ये मटेरियल डिस्पैच होता है उसका एक पर्टिकुलर डीसी बनता है जिसको हम डिलीवरी चालान कहते हैं। वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम कस्टमर को भी देते हैं, बट बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिस तरह वो डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो जाते हैं तो कस्टमर की तरफ से इंक्वायरी लेट से 6 माह बाद या 1 साल बाद आती है कि जी हमें वो डाटा रिक्वायर्ड है, तो सिंपल हम एक लॉट नंबर एंटर करते हैं अपने सिस्टम में, वहाँ से इवन के वो 20 ईयर्स ओल्ड भी डाटा है तो हम विद अ सिंगल क्लिक फ्रॉम आवर सिस्टम हम उसको वो डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्लांट्स की बात की जाए तो कहाँ पे फास्ट केबल के प्लांट्स लगे? जी हमारा फर्स्ट प्लांट है जो बड़ा ओल्ड प्लांट है सबसे, जिससे हम लोगों ने अपनी शुरुआत की थी, वो किनाल रोड हरबंसपुरा में है, जहाँ से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं लाहौर में। और सेकंड प्लांट हमारा रायवन इज्तिमा चौक लाहौर में है। 2 प्लांट से जी जी ठीक है। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान के बड़े शहरों की बात की जाए, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद या फिर कराची, तो इन सिटीज़ में किस तरह से फास्ट केबल का रिस्पांस जा रहा है? कस्टमर्स के रिव्यूज़ क्या मिल रहे हैं आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त अगर मैं फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूंगा कि हमारा एक कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट है जो कि मंथली बेसिस पे एक रिव्यू, एक हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो कि कस्टमर्स को कॉल्स जारी होती है फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैं भी एक चीज़ फर्दर एक ऐड ऑन कर दूं कि ये भी USB फास्ट केबल की ही है कि हम लोग खुद कस्टमर्स को कॉल करके उनसे फीडबैक ले रहे होते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। तो वो एक सर्वे होता है थ्रू आउट द पाकिस्तान, वो फिर मंथली बेसिस पे, जिस तरह ऑब्वियसली भट्टी साहब मेरे एडिशनल मैनेजर हैं, इस लेवल पे फिर वो चीज़ें शेयर हो रही होती हैं कि कंसर्न रीजन्स की ये मंथली एक रिपोर्ट है कि ये आपके कस्टमर्स का फीडबैक है, तो जिसमें क्वेश्चन होता है उसको हम लोग फर्दर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये हो गया ऑनलाइन के थ्रू और सिस्टम के थ्रू जो हम लोगों ने जनरेट किया हुआ है। और वैसे भी हमारी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है बीइंग एज अ एम्प्लॉय, बीइंग एज अ फैमिली मेम्बर ऑफ फास्ट केबल्स, कि हम लोग खुद कस्टमर्स को विजिट करके हम उनसे अपनी प्रोडक्ट का फीडबैक ले रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर कस्टमर की इंक्वायरी आएगी तो हम उनके पास जाएंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन कर दूँ कि वी आर द ट्रेंड सेटर, कि हम लोग मार्केट में फेस टू फेस कस्टमर्स को जाके विजिट्स कर रहे होते हैं, उनकी बर्थडेज विश कर रहे होते हैं, उनके इवेंट्स को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, एंड ये कस्टमर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है ये बड़ा ज़रूरी है, एंड आई थिंक दैट्स कमेंडेबल कि आप लोग एक एफर्ट पुट करके, यानी कि एक दफ़ा अगर आप फास्ट केबल्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो ओवर टाइम वो जो रिश्ता है वो सिर्फ खरीदने तक नहीं होगा, उसके बाद भी वो जो है कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि हमने बिल्कुल बिगिनिंग में भी बचत के हवाले से बात की थी, एंड आई थिंक आई वुड स्पीक फॉर एवरीबडी कि बचत बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर तो बचत हो रही है, बट जब आप खरीद रहे हैं फास्ट केबल्स तो प्राइसिंग के हवाले से भी थोड़ा सा बताएगा कि प्राइसिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद उसकी प्राइसिंग किस तरह से की जाती है? जिस तरह के बीइंग एज अ एम्प्लॉय ऑफ फास्ट केबल्स, ऑब्वियसली हमने हर चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है कि हमारे कंपेटिटर की प्राइसेस क्या चल रही है मार्केट में। ऑब्वियसली हम उस चीज़ को मीट करते हैं और उस लिहाज से हमारी प्राइसेस होती हैं कि ये ना हो कि हम लोग उसमें से कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में से आउट हो जाएं। तो हमारी मैनेजमेंट, हमारे सीनियर्स, हमारे थिंक टैंक्स पीछे बैठे होते हैं, वो इस चीज़ का एनालिसिस कर रहे होते हैं कि इस वक्त ट्रेंड सेट क्या चल रहा है मार्केट में, किस हिसाब से प्राइसिंग चल रही है। ऑब्वियसली हमारी जो प्राइसेस हैं वो मीट कर रही होती है कंपेटिटर को। और बाद में मैं फिर फर्दर इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि प्राइसेस के साथ साथ, जैसा प्रीवियस पॉइंट है, आपका रिलेशनशिप। बाज़ ज़रूरी नहीं है कि प्राइस आपकी कम है या ज़्यादा है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपका रिलेशन जो कस्टमर के साथ है ना, वो बहुत मैटर करता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी प्राइस कम होगी तो आपको कस्टमर की तरफ से ऑर्डर मिलेगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है अब तक का फास्ट केबल्स के साथ, मैंने मोस्टली जो चीज़ यहाँ से देखी है और यहाँ पे जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं,
हम लोग मोस्टली जो ऑर्डर्स विन कर रहे होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने रिलेशनशिप में कर रहे होते हैं। अच्छा, टीम का हवाले से मुझे बताइएगा, खास तौर पे जो डेवलपमेंट के हवाले से आप प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं, रिसर्च के हवाले से, रिसर्च के लिए आपकी टीम कहाँ से हायर की गई है, कैसे इंजीनियर्स हैं उसके अंदर, और क्या प्रोसेस है जो कि चल रहा होता है जिसके ऊपर रिसर्च की जाती है? सर, इसके ऊपर क्योंकि आप जितनी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं उसके पीछे रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है, क्या कहेंगे? ओबियसली बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो R&D डिपार्टमेंट है, हमारे प्लांट्स के ऊपर भी है जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें हम फॉरेन क्वालिफाइड इंजीनियर्स हायर करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो फॉरेन क्वालिफाइड हैं हम उनको हायर करते हैं। उनका एक तो उनकी क्वालिफिकेशन का हम जो सी एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज़ करते हैं। फिर ओबियसली वो हमारे जितने भी BD के लोग हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ ना अटैच है कि जो इनोवेशंस हो रही हैं, क्योंकि ओबियसली हम लोग थर्ड कंट्री हैं तो उसमें हमारे तक चीज़ें आते आते 10 साल 15 साल 20 साल लग जाते हैं। मगर इस गैप को ओवरकम करने के लिए मोस्टली फॉरेन क्वालिफाइड होते हैं, लोकल इंजीनियर्स भी होते हैं। फिर ये इंजीनियर्स हमारे प्लांट में भी काम कर रहे होते हैं, वहाँ से वो सारी चीज़ों को सीख के आते हैं। केबल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, किन चीज़ों पे हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे हो रही है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि की जाती हैं, तभी आपको बेहतरीन केबल्स जो है फराम की जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।